यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो गाइस, कल हम डिडक्शन पढ़े थे और डिडक्शन में कुछ होमवर्क भी दिया था। तो होमवर्क आप लोगों ने किया होगा, ऐसा मेरा मानना है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, तो आज हम डिडक्शन का जो रिमेनिंग पार्ट है उसको कंप्लीट करेंगे। अपना टारगेट रहेगा 30-40 मिनट के अंदर अंदर उसको कंप्लीट कर ले, जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिडक्शन है। और उसके बाद हम जो है वो नए टॉपिक पे मूव कर जाएंगे। चलिए, यस, विश यू द सेम। मंकर, शीनम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो गाइस, हम जो कल पढ़ रहे थे उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था? तो पहले तो हमने जो एक्सपेंडिचर बेस्ड डिडक्शन थे वो कंप्लीट किए थे, जितने भी एक्सपेंडिचर बेस्ड डिडक्शन थे, जिसमें एक्सपेंडिचर बेस्ड डिडक्शन आपको मिलता है। उसके बाद हमने इनकम बेस्ड डिडक्शन चालू किया था। इनकम बेस्ड डिडक्शन क्या होता है कि जो इनकम होती है उस इनकम में से आपको कुछ डिडक्शन मिलता है, दैट इज कॉल्ड योर इनकम बेस्ड डिडक्शन। अब एक चीज समझना, इनकम बेस्ड डिडक्शन कब कब कहां कहां मिलता है। एक चीज समझना, इसमें ना एक चीज जो ऐसी है जो आपको लगेगा ये क्या है, बट ऐसा है। इनकम बेस्ड डिडक्शन है वो कवर करते हैं आपकी कौन कौन सी सेक्शन। अगर मैं पार्ट सी की बात करूं तो पार्ट सी में आते हैं 80 आईए से लेके और 80 आरआरबी के। 80 आईए से लेके और 80 आरआरबी के डिडक्शन है वो यहां पे कवर करते हैं, 80 आईए से लेके 80 आरआरबी। अब इसमें एक चीज समझना, ये जो डिडक्शन है ना, ये वाला 80 डबल जे डबल ए, ये बेसिकली किस पे मिलता है? न्यू एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट पे मिलता है। आप जो न्यू एम्प्लॉय को रिक्रूटमेंट करते हो उस पे मिलता है। तो ये एक्चुअली होता तो खर्चा है ना। आप जो है अपने एम्प्लॉय को रिक्रूट करोगे, एम्प्लॉय को सैलरी दोगे और उस सैलरी का 30% डिडक्शन मिलेगा, तो देखने पे तो लग रहा है ये खर्चा है। लेकिन एक बात बताऊं, लॉ मेकर्स ने इसको इनकम बेस्ड डिडक्शन की कैटेगरी में डाला है। इनकम बेस्ड डिडक्शन की कैटेगरी, इसका मतलब 80 आईए से लेके 80 आरआरबी तक की जो कैटेगरी है उसमें डाला है। तो 80 आईए से लेके 80 आरआरबी की जो कैटेगरी है उसमें डाला है 80 डबल जे डबल ए को। तो ये लगता तो खर्चे का डिडक्शन है ना, ऑब्वियसली ये तो खर्चे का डिडक्शन है, बट उन्होंने उसको इनकम बेस्ड डिडक्शन में डाला है। तो आपको एएमटी अगर याद रहेगा तो एएमटी में हम एडजस्टेड टोटल इनकम निकालते थे। और वो एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकालते थे? सबसे पहले एडजस्टेड टोटल इनकम निकालने के लिए सबसे पहले आप नेट टैक्सेबल इनकम ले लो। उसमें तीन तरह के डिडक्शन ऐड करते थे, एक तो 10 डबल ए वाला, एक तुम्हारा वो वाला क्या बोलते हैं 35 एडी वाला, और एक 80 आईए से 80 आरआरबी वाला। तो जो 80 डबल जे डबल ए है ये तुम्हारे इनकम बेस्ड डिडक्शन में डाल रखा है करके, ठीक है। ये है तो खर्चे का डिडक्शन, बट ये इनकम बेस्ड डिडक्शन में डाल रखा है। तो आप एक काम करो, सबसे पहले पॉइंट नंबर 5 है वही मैं आपको सिखा देता हूं। तो चलिए, जो पॉइंट नंबर 5 है वो समझ में नहीं आया था एक बंदी को, क्योंकि वो पहले से ही पढ़ के आ गई थी ये सब, जो पढ़ना था नहीं, तो वो उसको समझ में नहीं आता। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 क्या बोलता है कि इनकम बेस्ड डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से पार्ट सी मींस डिडक्शन कवर्ड अंडर सेक्शन 80 आईए टू 80 आरआरबी। Now deduction under section double J double A is practically allowed on the expenses, but it is included in the income based deduction part C in the law. So AMT also apply a possessor claim the deduction under section 80 double J double A. तो 80 double J double A है वो आपका ऐसे है तो एक्सपेंडिचर बेस्ड डिडक्शन, बट ये इनकम बेस्ड डिडक्शन की जो सीरीज है 80 आईए से 80 आरआरबी उसमें डाल रखा है। तो इस पे आपको एएमटी भी लगेगा और एएमटी टॉपिक में ऐसा हमने पढ़ा था। चलिए, उसके बाद में यहां पे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, वो पॉइंट्स मैं आपको बता दूं। देखो, ये जो इनकम बेस्ड डिडक्शन होते हैं ना 80 आईए से लेके और 80 आरआरबी, ये डिडक्शन बेसिकली इनकम पे मिलते हैं। इनकम अगर आप कहां से इनकम होती है, कोई स्पेसिफाइड एक्टिविटी करते हो, जैसे एग्जांपल के लिए कल हमने स्टार्टअप लिया था कि स्टार्टअप के केस में 10 साल में से आप कोई भी 3 कॉन्सेक्यूटिव ईयर के लिए आप डिडक्शन ले सकते हो। अगर आपकी यूनिट आईएफएससी में लोकेटेड है तो आईएफएससी में लोकेटेड यूनिट के केस में आप 10 ईयर्स तक डिडक्शन ले सकते हो 15 ईयर्स में। अगर एसईजेड में ऑफशोर बैंकिंग यूनिट है, किसी बैंक का ब्रांच है, तो वो फर्स्ट 10 ईयर्स तक 100% डिडक्शन ले सकता है। तो ऐसी कोई स्पेसिफाइड एक्टिविटी करते हो, स्पेसिफाइड एरिया में करते हो, तब आपको ये डिडक्शन मिलते हैं। जैसे एसईजेड में लाइक आपका ओबीओ है तो डिडक्शन मिलेगा, आईएफएससी में लोकेटेड आपका यूनिट है तो डिडक्शन मिलेगा, या फिर जैसे स्टार्टअप करते हो तब आपको ये डिडक्शन मिलेगा। तो एक चीज समझना, अब क्वेश्चन ये आता है कि यहां पे डिडक्शन कौन कौन सी इनकम पे मिलेगा। ऑब्वियसली जो बिजनेस की इनकम रहेगी, जैसे स्टार्टअप के केस में जो बिजनेस की इनकम रहेगी उस पर डिडक्शन मिलेगा।
लेकिन बिजनेस की इनकम में कौन सी इनकम आएगी, कौन सी इनकम नहीं आएगी, उससे रिलेटेड कुछ केस लॉज है और उससे रिलेटेड कुछ जनरल डिस्कशन है जो अपन अभी करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 ये बोलता है कि ओनली दोज प्रॉफिट विच आर डिराइव्ड फ्रॉम एलिजिबल बिजनेस कैन बी क्लेम एज डिडक्शन। डिडक्शन आप उसी प्रॉफिट पे क्लेम करोगे जो डिराइव्ड फ्रॉम एलिजिबल बिजनेस है। डिराइव्ड फ्रॉम एलिजिबल बिजनेस का मतलब होता है, जैसे कल अपन एक बिल्डर वाला डिडक्शन पढ़ रहे थे कि बिल्डर के केस में अगर आप छोटे छोटे घर बना के, और आवास योजना वाले जो है वो छोटे छोटे सस्ते घर आप बेचते हो, 45 लाख से ज्यादा का एसडीवी नहीं होना चाहिए, तो डिराइव्ड फ्रॉम एलिजिबल बिजनेस है या स्टार्टअप है, तो डिराइव्ड फ्रॉम एलिजिबल बिजनेस है ना, उसी पे डिडक्शन मिलेगा। अब एक चीज समझना, अगर आपको कोई रेवेन्यू सब्सिडी मिली, जैसे रेवेन्यू सब्सिडी का मतलब होता है आपको ट्रांसपोर्ट सब्सिडी मिल गई, या पावर सब्सिडी मिल गई, या आपको इंटरेस्ट सब्सिडी मिली, एटसेट्रा एटसेट्रा फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट से आपको अगर कोई ट्रांसपोर्ट सब्सिडी मिलती है, पावर सब्सिडी मिलती है, इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है, तो जिसको अपन बोल सकते हैं रेवेन्यू सब्सिडी, ये रेवेन्यू खर्चों के अगेंस्ट में मिलती है। मींस आप कोई रेवेन्यू खर्चे करते हो, जैसे आपने ट्रांसपोर्ट का खर्चा किया था, पावर का खर्चा किया था, इंटरेस्ट का खर्चा किया था, उसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट ने आपको सब्सिडी दे दी, तो क्या ये सब्सिडी प्रॉफिट डिराइव्ड फ्रॉम एलिजिबल बिजनेस माना जाएगा या नहीं? डिडक्शन पर्पस के लिए इस सब्सिडी को इंक्लूड करेंगे इनकम में या नहीं? तो देखिए क्या दे रखा है, तो अगर आपको रेवेन्यू सब्सिडी मिलती है, लाइक ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, पावर सब्सिडी, इंटरेस्ट सब्सिडी, जो आपके रेवेन्यू खर्चे है उसको मिटिगेट करने के लिए फ्रॉम द गवर्नमेंट towards the reimbursement of cost of production or manufacture or sale of manufactured goods और interest on delay collection of sale proceed, इन्होंने बोला, केस लॉ में बोला, it is treated as profit derived and eligible for deduction, इस पे डिडक्शन मिल जाएगा। तो अगर आपको कोई ट्रांसपोर्ट सब्सिडी मिलती है, पावर सब्सिडी मिलती है, इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है, ये क्या रेवेन्यू खर्चे हैं आपके, और ये रेवेन्यू खर्चों को मिटिगेट करने के लिए गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे देती है, तो ये वाली जो इनकम है उस पे आपको डिडक्शन मिलेगा। आंसर इज यस, उस पे आपको डिडक्शन मिल जाएगा। दूसरा, सेल ऑफ इंपोर्ट एंटाइटलमेंट और ड्यूटी ड्रॉबैक, लेकिन ये इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस जो एक्सपोर्ट से रिलेटेड होता है, ड्यूटी ड्रॉबैक या इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपोजिट विद द बैंक या इंश्योरेंस क्लेम अगर आपको मिल गया, तो इन्होंने बोला दिस इज नॉट ट्रीटेड एज प्रॉफिट डिराइव्ड, सो नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन। अगर आपको इंपोर्ट एंटाइटलमेंट का सेल करते हो, उससे जो इनकम होती है, आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है, या इंटरेस्ट ऑन एफडी विद द बैंक, बैंक के साथ एफडी थी उस पर इंटरेस्ट मिल गया, या इंश्योरेंस क्लेम मिल गया, तो ये नॉट ट्रीटेड एज प्रॉफिट डिराइव्ड, सो नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन। ये प्रॉफिट डिराइव्ड फ्रॉम बिजनेस नहीं है, तो उस पर आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। उसके बाद, वेयर डिडक्शन इज क्लेम और अलाउड अंडर सेक्शन 10AA और 35AD, then no deduction shall be allowed at any time under chapter 6A part C in any assessment year. So guys, obviously आप एक ही इनकम पे डबल डिडक्शन नहीं ले सकते, दो डिडक्शन नहीं ले सकते। जैसे हमने 35AD में एक बिजनेस पढ़ा था इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी 35AD में भी है, और उसके साथ साथ में मैं आपको बताऊं ना, यहां पे 80IA 80IB वाली जो सीरीज है उसमें भी है। अगर आप देखोगे यहां पे सबसे पहला डेवलप एंड ऑपरेट एंड मेंटेन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, तो यहां पे 80IA में भी है, तो यहां पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है, उधर भी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है। तो सर एक बात बताओ, हम डिडक्शन कहां पे ले, 35AD में ले या यहां पे ले? तो भाई सीधी सी बात है, अगर आप 35AD में ले रहे हो तो फिर आप यहां पे नहीं ले सकते। आप अगर आप 35AD में उस पे बिजनेस में डिडक्शन ले रहे हो तो फिर आप यहां पे नहीं ले पाओगे। बड़ा लॉजिकल सा मतलब सॉल्यूशन है। एक और चीज समझना, जैसे फॉर एन एग्जांपल आपने क्या किया, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द, आपने मैन्युफैक्चरिंग किया फॉर एन एग्जांपल सेमीकंडक्टर का, तो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पे उस पे आप 35AD लेते हो। अगर मान लो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग आप SEZ में कर रहे हो, तो SEZ में कर रहे हो तो 10AA भी ले सकते हो। अब क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि क्या हम 10AA 35AD दोनों ले सकते हैं? ऑब्वियसली आप नहीं ले सकते। तो बड़ा सिंपल सा लॉजिकल सा पॉइंट ये है कि जब आप एक जगह डिडक्शन ऑलरेडी ले चुके हो, तो आप दूसरी सेक्शंस में और डिडक्शन उस इनकम पे नहीं लोगे। तो देखिए क्या दे रखा है, where deduction is claimed under section 10AA 35AD, no deduction shall be allowed at any time under chapter 6A under part C in any assessment year. Now next part, deduction under section 10AA or chapter 6A, that is part C, shall not be allowed if not claim in the return. भाई आपको रिटर्न में क्लेम करना पड़ेगा ये डिडक्शन, आपने रिटर्न में क्लेम करना ही भूल गए। आप रिटर्न में 80IA से 80RRB क्लेम करना भूल गए, 10AA क्लेम करना भूल गया, तो आपको वो अपने आप नहीं देगा, आपको रिटर्न में लेना पड़ेगा। Also deduction shall be allowed only if the return is filed up to the due date of return filing, means आपको रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल करना पड़ेगा।
आपको रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट है, वो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक आपको जो रिटर्न है वो रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, और अगर आपने रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल किया तो ही आपको डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, दैट इज द लास्ट पॉइंट। वेयर ड्यूरिंग द असेसमेंट, मान लो एओ ने क्या किया, आपकी इनकम बढ़ा दी। इनकम क्यों बढ़ाई, उसने सेक्शन 40 क्लॉज ए लगाया, जैसे आपने टीडीएस नहीं काटा था या टीडीएस काटा था बट गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया, उसकी वजह से आपकी इनकम बढ़ गई। या सेक्शन 40 सब सेक्शन 3 लगाया, दैट इज कैश पेमेंट वाला 10,000 से ज्यादा। या फिर आपका 43B एटसेट्रा एटसेट्रा, 43B का मतलब होता है कि भैया वो आपका टांग अड़ाने वाली सेक्शन वो लगाई, और उसकी वजह से क्या हुआ, इन रेस्पेक्ट ऑफ एलिजिबल बिजनेस इफ सच एडिशन इज मेड, उसकी वजह से आपकी इनकम बढ़ गई, तो क्या बढ़ी हुई इनकम पे डिडक्शन मिलेगा या नहीं? सेम वुड इंक्रीज टू द एलिजिबल प्रॉफिट एंड दस एन एलिजिबल असेसी वुड गेट द डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A ऑन द पार्ट सी ऑन द सेम, उस पे आपको डिडक्शन मिल जाएगा। जैसे मैं आपको बताऊं, आपका स्टार्टअप था, स्टार्टअप ने पहले प्रॉफिट बताया था 10 लाख, तो 10 लाख पे भाई 100% डिडक्शन आपने 80 IAC में ले लिया, तो 80 IAC में पहले आपने 100% डिडक्शन दैट इज 10 लाख का ले लिया। अब आपके पास कोई इनकम बची नहीं, आगे जाके उसने क्या किया, एओ ने आपकी इनकम बढ़ा दी, और एओ ने आपकी इनकम बढ़ा के और 15 लाख कर दी। एओ ने आपकी इनकम बढ़ा के 15 लाख कर दी, एओ ने 5 लाख से इनकम बढ़ा दी, तो एओ ने इनकम बढ़ा के 15 लाख कर दिया। तो अब एक बात बताओ, क्या आपको डिडक्शन 15 लाख मिलेगा? आंसर इज यस, आपको डिडक्शन है वो 15 लाख मिल जाएगा। तो इन सिंपल वर्ड, अगर मान लो असेसमेंट में एओ आपकी इनकम को इंक्रीज करता है ड्यू टू सेक्शन 40A या फिर 40A सब सेक्शन 3 या 43B एटसेट्रा एटसेट्रा, तो जितनी इंक्रीज इनकम होगी ना उस पर भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, वो डिराइव फ्रॉम एलिजिबल बिजनेस माना जाएगा। उसके बाद कुछ केस लॉज दे रखे, अपन केस लॉज डिस्कस करते हैं एक एक। तो चलिए सबसे पहला केस लॉ दैट इज रिलेटेड टू द रिलायंस एनर्जी लिमिटेड 2022 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। अब एक बात समझना, ये रिलायंस एनर्जी वाले केस लॉ में हुआ क्या था वो मैं आपको बता देता हूं, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब एक बात समझना, हुआ क्या, जैसे मान लो आपका पीजीबीपी का इनकम है एलिजिबल बिजनेस का, मींस एलिजिबल बिजनेस का, एलिजिबल बिजनेस मतलब ऐसा बिजनेस जिस पे डिडक्शन मिलता है, दैट इज कॉल्ड एलिजिबल बिजनेस। एलिजिबल बिजनेस में आप ले लीजिए, जैसे अपन बात कर रहे थे उसकी क्या बोलते हैं, स्टार्टअप है, या फिर जैसे वो कल बिल्डर वाली बात की थी, दैट इज कॉल्ड योर एलिजिबल बिजनेस। तो आपका एलिजिबल बिजनेस है, और वो एलिजिबल बिजनेस है, उसका प्रॉफिट है, फॉर एन एग्जाम्पल, सेकेंड, हाँ आपका एलिजिबल बिजनेस है, वो एलिजिबल बिजनेस का फॉर एन एग्जाम्पल आपका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट है, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं 90 लाख। ये 90 लाख एलिजिबल बिजनेस का प्रॉफिट है, मींस जो बिल्डर वाला था उसका या स्टार्टअप का, ऐसा एलिजिबल बिजनेस का प्रॉफिट है 90 लाख। अब आप क्या करते हो पता है, आप कोई नॉन एलिजिबल बिजनेस और करते हो। नॉन एलिजिबल बिजनेस का मतलब होता है कि फॉर एन एग्जाम्पल आप कोई और बिजनेस भी करते हो, ऐसा हो सकता है ना 2 बिजनेस कर रहे हो, तो आप नॉन एलिजिबल बिजनेस करते हो और उसका लॉस हो गया, और लॉस हो गया मान लो 20 लाख का, तो 20 लाख का आपका लॉस हो गया। तो मुझे बताइए यहां नेट पीजीबीपी का इनकम कितना आया? नेट पीजीबीपी का इनकम है वो आपका 70 लाख आ गया। नेट पीजीबीपी का इनकम है वो आपका 70 लाख का आया। तो एलिजिबल बिजनेस का प्रॉफिट जो है वो आपका 90 था, नॉन एलिजिबल बिजनेस का कोई लॉस था, आपने इससे सेट ऑफ मार दिया, आपका 70 लाख आया। अब यहां पे क्वेश्चन ये आता है, ये नेट पीजीबीपी का इनकम, अब आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और कुछ है, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज फॉर एन एग्जांपल यहां पे है 15 लाख। 15 लाख आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, तो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम हो गई 85 लाख। ग्रॉस टोटल इनकम आपकी 85 लाख हुई। अब क्वेश्चन यहां पे यह आता है कि मान लो आपको डिडक्शन 100% मिलता है, जो एलिजिबल बिजनेस का प्रॉफिट है उस पे आपको 100% डिडक्शन मिलता है, तो 100% डिडक्शन मिलता है, तो 100% डिडक्शन तो कितना होना चाहिए? 90 लाख होना चाहिए। बट बेटा कभी भी आपका जो डिडक्शन है वो जीटीआई से ज्यादा तो नहीं हो सकता, इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू 85। अब क्वेश्चन यहां पे यह आता है, जो डाउट ये आया कि सर हमको जो डिडक्शन मिलेगा कोई भी सेक्शन में, जैसे कल अपन पढ़ रहे थे स्टार्टअप वाली सेक्शन एज वेल एज वो बिल्डर वाली,
तो सर एलिजिबल बिजनेस में जो डिडक्शन पड़ेंगे वो डिडक्शन रेस्ट्रिक्ट किससे करेगा? मींस जीटीआई से रेस्ट्रिक्ट करेगा या फिर नेट पीजीबीपी से रेस्ट्रिक्ट करेगा? एओ बोलता है कि नहीं, आपकी नेट पीजीबीपी का इनकम कितना है 70 लाख, तो आप मैक्सिमम यहां पे 70 लाख का ही डिडक्शन ले सकते हो, ऐसा एओ बोलता है। लेकिन एसएससी बोलता है कि भाई देखो मेरा एलिजिबल बिजनेस का पीजीबीपी का इनकम कितना है 90 लाख, तो मैं यहां पे 90 लाख तक डिडक्शन ले सकता हूं, बट इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू 85, तो मुझे 85 तक डिडक्शन मिलना चाहिए, ऐसा एसएससी का कहना था। एसएससी बोलता है कि मैं 85 तक डिडक्शन ले सकता हूं, बट एओ बोलता है कि नहीं नहीं, आप नेट पीजीबीपी का इनकम 70 है तो आप इतना ही डिडक्शन ले सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है यहां पे कौन जीता, तो मैं बताऊं यहां पे जीता एसएससी, और यहां पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है रिलायंस एनर्जी लिमिटेड के केस में, और सुप्रीम कोर्ट ये बोलती है कि आपको डिडक्शन जो है वो पूरा 85 लाख तक मिल जाएगा। मींस जो आपको डिडक्शन मिलता है ना दैट इज रेस्ट्रिक्टेड टू द जीटीआई, ये जीटीआई से रेस्ट्रिक्ट करेगा, इट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू योर नेट पीजीबीपी का इनकम, यहां पे जीटीआई से रेस्ट्रिक्ट करेगा, तो आप यहां पे 90 लाख का डिडक्शन ले सकते हो, बट आपकी जीटीआई 85 लाख है तो आप मैक्सिमम 85 लाख का डिडक्शन है वो आप ले सकते हैं। तो चलिए आप एक काम करिए, इस केस लॉ का आप एज इट इज जो एग्जांपल के साथ दे रखा है मैंने, आप रीड कर लीजिए एक बार, इसको एज इट इज आप रीड कर लीजिए, रीड करिए इसको। डन। चलिए अब एक बात समझता, अपन ने पता है एक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी करके उधर पढ़ा था 35 एडी में। अब यहां पे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी यहां पे हुआ करता था, बट मैं बताऊं आपको, जैसा मैंने बताया कि 1 अप्रैल 2017 के बाद अगर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी का बिजनेस चालू किया तो आपको 35 एडी में डिडक्शन मिलेगा, पहले यहां पे मिलता था। इससे पहले मतलब अगर आपका कमेंसमेंट 95 से लेके 2017 से पहले हुआ ना, तो आपको डिडक्शन यहां 80 आईए में मिलता था इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी पे, बट अब आपको डिडक्शन है वो मिलता है 35 एडी। अब क्वेश्चन यहां पे यह आया कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में जैसे अपन ने वहां पे देखा था पोर्ट है, एयरपोर्ट है करके, ठीक है, अगर आप वो सब चीजें बनाते हो, मेंटेन करते हो, तो वो सब आपके इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में आएगा। अब यहां पे एक छोटा सा केस लॉ है, ये छोटा सा केस लॉ कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का केस लॉ है सुप्रीम कोर्ट का। अब क्वेश्चन ये आता है कि इनलैंड कंटेनर डेपो बनाया, अगर इनका इनलैंड कंटेनर डेपो है तो क्या वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में आएगा या नहीं आएगा? ये जो है क्या आपका इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में आएगा या नहीं आएगा? तो मैं बता दूं, इनलैंड कंटेनर डिपो शेल बी ट्रीटेड एज इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी for the profit derived therefrom to be eligible for deduction under section 80 IA, and considering the nature of the work such as custom clearance carried out in the inland container depot, it can be considered as an inland port विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 80 आईए सबसेक्शन 4। तो अभी जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेफिनेशन है ना वो वहां पे दे रखा है 35 एडी में, और उसमें दे रखा है इनलैंड पोर्ट। तो अगर आप पोर्ट बनाते हो, पोर्ट का पे काम करते हो, एयरपोर्ट है वो सब मेंटेन वगैरह करते हो, तो अगर कोई कंपनी है वो इनलैंड कंटेनर डेपो जो उनका है, तो क्या वो एलिजिबल बिजनेस में आएगा? आंसर इज यस, वो एलिजिबल बिजनेस में आएगा और उस पर भी डिडक्शन मिल जाएगा, नॉट रिलेवेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए अब अपन आगे चलते हैं, और एक और केस लॉ दे रखा है, और ये जो केस लॉ दे रखा है दैट इज द स्वर्ण गिरी वायर इंसुलेशन प्राइवेट लिमिटेड 2012 कर्नाटका हाईकोर्ट। अब इसमें एक बात समझना, हुआ क्या, जैसे मान लो एक एलिजिबल बिजनेस है
एलिजिबल बिजनेस का मतलब, एक एग्जांपल लेते हैं कि एक आपका एलिजिबल बिजनेस है और एक तुम्हारा एलिजिबल बिजनेस में स्टार्टअप है, या फॉर एन एग्जांपल कल अपन देख रहे थे जो बिल्डर वाला, एक बिल्डर ने छोटे छोटे घर बनाए, तो वो मान लो बिल्डर का एक बिजनेस है, वो एलिजिबल बिजनेस है। और एलिजिबल बिजनेस का फॉर एन एग्जांपल लॉस हो गया। अब एक बात बताओ, एलिजिबल बिजनेस का लॉस हुआ, लेकिन तुम्हारा कोई दूसरा बिजनेस है जो नॉन एलिजिबल बिजनेस है, वो नॉन एलिजिबल बिजनेस का फॉर एन एग्जांपल प्रॉफिट हो गया 80 लाख। अब देखो, जो बिल्डर वाला बिजनेस कल अपन देख रहे थे कि छोटे छोटे घर बना के अगर आप बेचता है बिल्डर, तो बिल्डर का बिजनेस है वो एलिजिबल बिजनेस में आता था। अगर प्रॉफिट होता तो आपको 100% डिडक्शन मिलता अंडर सेक्शन 80 आईबीए करके शायद सेक्शन थी, अंडर सेक्शन 80 आईबीए करके ही थी ना, तो अंडर सेक्शन 80 आईबीए या सो अंडर सेक्शन 80 आईबीए आपको हाउसिंग प्रोजेक्ट है उस पर 100% डिडक्शन मिलता अगर इनकम होती तो। लेकिन यहां पे तो लॉस हो गया। अब क्वेश्चन यहां पे यह आता है कि एलिजिबल बिजनेस जो है उसका अगर कोई लॉस हुआ और नॉन एलिजिबल बिजनेस का प्रॉफिट है, तो क्या ये आपस में सेट ऑफ हो सकते हैं या नहीं? तो पहली कंडीशन, तो क्या ये आपस में सेट ऑफ हो सकते हैं या नहीं? आंसर इज यस, बिल्कुल ये सेट ऑफ हो सकते हैं। तो 80 लाख के प्रॉफिट के सामने आपका जो 20 लाख है, ये 20 लाख आपका सेट ऑफ हो सकता है या नहीं? आंसर इज यस, ये आपका सेट ऑफ हो सकता है। यस, ये आपका सेट ऑफ हो सकता है। आंसर इज यस, ये आपका सेट ऑफ हो सकता है। पहली चीज तो सेट ऑफ हो सकता है। दूसरी चीज ये कि सर सेट ऑफ हो गया, ये लॉस आपने सेट ऑफ कर दिया। अगर देखो प्रॉफिट होता तो आपका कोई भी 100% डिडक्शन मिलता, कोई आपकी इनकम होती नहीं। लॉस हुआ तो आपने इसको सेट ऑफ कर सकते हो। अब देखो, इसकी वजह से आपके नॉन एलिजिबल बिजनेस की इनकम कम हुई है, नॉन एलिजिबल बिजनेस की इनकम कम हुई है, आपने कम टैक्स भरा क्योंकि एलिजिबल बिजनेस का लॉस था, आपने सेट ऑफ कर दिया। अब अगले साल क्या हुआ, यहां पे अगले साल फॉर एन एग्जांपल नेक्स्ट ईयर आपने एलिजिबल बिजनेस का प्रॉफिट हो गया, और नेक्स्ट ईयर एलिजिबल बिजनेस का प्रॉफिट हुआ फॉर एन एग्जांपल 50 लाख रुपीज। लॉ मेकर्स बोलते हैं, यहां पे लॉ मेकर्स नहीं, ये जो कर्नाटका हाईकोर्ट बोलती है कि देखो, आपने इस साल क्या हुआ था, एलिजिबल बिजनेस का लॉस हुआ था, और इस लॉस को आपने नॉन एलिजिबल बिजनेस के प्रॉफिट से सेट ऑफ मारा था। तो नॉन एलिजिबल बिजनेस का प्रॉफिट इतना कम किया था और नॉन एलिजिबल बिजनेस की इनकम थी, उस पर टैक्स नहीं भरा था। अगले साल आपको एलिजिबल बिजनेस से प्रॉफिट हो गया, तो बेटा इस साल आपको 100% डिडक्शन तो मिलेगा, लेकिन एक चीज समझना, जितना लास्ट ईयर में आपने लॉस सेट ऑफ किया था नॉन एलिजिबल बिजनेस से, उतना डिडक्शन आप नहीं ले सकते। मींस भाई 20 लाख का लॉस था, तो 20 लाख का लॉस आपने इसके सामने सेट ऑफ किया था, तो अगले साल आप 100% डिडक्शन लेते टाइम आप सिर्फ 30 लाख के प्रॉफिट पे डिडक्शन ले पाएंगे। मींस आपको डिडक्शन है वो सिर्फ 30 लाख के प्रॉफिट पे मिलेगा, 50 लाख के प्रॉफिट पे नहीं मिलेगा। तो यहां पे कर्नाटका हाईकोर्ट का कहना यह है, इन द स्वर्णगिरी वायर इंस्टॉलेशन प्राइवेट लिमिटेड का केस लॉ है, कर्नाटका हाईकोर्ट यह बोलती है कि अगर आपका कोई एलिजिबल बिजनेस का लॉस था, वो आप नॉन एलिजिबल बिजनेस से सेट ऑफ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जितना एलिजिबल बिजनेस का लॉस आपने सेट ऑफ किया, उतना फिर आगे फ्यूचर में डिडक्शन नहीं मिलेगा, उतना फिर फ्यूचर में डिडक्शन नहीं मिलेगा। मींस आगे जाके अगले साल 50 लाख का प्रॉफिट हुआ, 100% डिडक्शन मिलना चाहिए था 50 लाख पे, बट आपको डिडक्शन है वो सिर्फ 30 लाख पे मिलेगा, आपको डिडक्शन है वो सिर्फ 30 लाख पे मिलेगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। चलिए आप एक काम करिए, यहां पे एक केस लॉ दे रखा है और इसका एक एग्जाम्पल भी साथ में चिपका के दे रखा है, रीड कर लीजिए एक बार, इसको रीड कर लीजिए एक बार।
डन पीपल, इफ यू आर डन देन जस्ट से डन। हो गया तो बोलिए डन, हो गया तो बोलिए डन। डन। चलिए अब एक बात समझना, एक केस लॉ है दैट इज द नेस्टर फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड और सिडवाल रेफ्रिजरेशन इंडिया लिमिटेड, 2010 का दिल्ली हाईकोर्ट का। आप बोलोगे पुराने पुराने जजमेंट जो है ये क्यों है, ये मैं बता दूं आपको। एक बात समझना, ये जो सेक्शन है ना 80IA से लेके और 80IAB, 80IB, 80IC, 80ID, ये लोग क्या करते हैं, इसमें डिडक्शन पहले मिलता था अब नहीं मिलता। पहले मिलता था मतलब क्यों मिलता था पहले, जैसे इसमें डिडक्शन क्या मिलता था, जैसे आपने मैन्युफैक्चरिंग अंडरटेकिंग चालू की हिमाचल प्रदेश में या उत्तरांचल में तो आपको डिडक्शन मिलेगा कितने साल तक, 10 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स तक आपको डिडक्शन मिलेगा। अब एक बात समझना, अब हुआ क्या, एक कंपनी है, उस कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट किया और आपने बोला है 10 ईयर्स तक या 5 ईयर्स तक आपको डिडक्शन मिलेगा। अब क्वेश्चन यहां पे यह आता है कि सर एक बात बताओ, इसमें यह लिखा हुआ था कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जब से स्टार्ट हुआ ना तब से आपको डिडक्शन मिलेगा। तो बिजनेस स्टार्ट कब माना जाएगा, जब आपने ट्रायल रन प्रोडक्ट बनाया या फिर आपने कमर्शियल प्रोडक्शन चालू किया। भाई देयर में भी पॉसिबिलिटी कि हुआ क्या, 29 मार्च 2024 को आपने एक ट्रायल रन प्रोडक्ट बनाया, ट्रायल रन किया, उससे एक प्रोडक्ट बना, बट वो मार्केटेबल प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन आपने सही में जो मार्केट करने के लिए प्रोडक्ट बनाया वो 7 अप्रैल 2024 को बनाया। तो क्वेश्चन यहां पे यह आता है कि कमर्शियल प्रोडक्शन जब स्टार्ट हुआ तब से आपको डिडक्शन मिलेगा या ट्रायल रन प्रोडक्ट बन गया उस ईयर से आप डिडक्शन ले लो। राइट आंसर इज ऑब्वियसली आपने जब कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट किया। राइट आंसर इज जब आपने कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट किया, जब आपने कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट किया वहां से आपको डिडक्शन मिलेगा। तो जब आप कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट करोगे वहां से आपको डिडक्शन मिलेगा। सिर्फ एंड सिर्फ अगर मान लो फॉर एन एग्जांपल आपने सिर्फ ओनली जो है वो सिर्फ ट्रायल रन प्रोडक्ट बनाया, वहां से डिडक्शन नहीं मिलेगा। जब आप कमर्शियल प्रोडक्शन मतलब जो इंटेंडेड फॉर सेल है वहां से आपको डिडक्शन मिलेगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, विथ मेयर ट्रायल प्रोडक्शन द मैन्युफैक्चर ऑफ फॉर द पर्पज ऑफ मार्केटिंग द गुड्स हैज नॉट स्टार्टेड, which start only when the commercial production, namely when the final product to the satisfaction of manufacturer has been brought into existence and it is fit for the marketing. Further, the period of 5 years shall be reckoned from the financial year in which commercial production is commenced. जब आपका commercial production start होगा वहां से आपको डिडक्शन मिलेगा। चलिए उसके बाद एक और केस लॉ दैट इज द चेतक एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। अब एक बात समझना, ये केस लॉ में हुआ क्या था बेसिकली, ये केस लॉ में हुआ क्या था, जैसे आपको पता है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी पे डिडक्शन मिलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी पे अभी डिडक्शन मिलता है 35 AD में, पहले मिलता था 80 IA में। अब इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में डिडक्शन किसको मिलता है पता है, सिर्फ एंड सिर्फ कंपनी को मिलता है, ओनली कंपनी को मिलता है करके, ठीक है। अगर आप उधर भी देखोगे तो वहां पे भी यही लिखा हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में एज वेल एज जो नेचुरल गैस वो पेट्रोलियम पाइपलाइन वाला था ना, उसमें 2 में ये लिखा था कि इट शुड बी ओनली टू द इंडियन कंपनी और ग्रुप ऑफ इंडियन कंपनी, दैट इज कॉन्सोर्टियम ऑफ इंडियन कंपनी, उसी को डिडक्शन मिलता है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में। और वो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में क्या होता है पता तुमको, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में आपको गवर्नमेंट के साथ अग्रीमेंट करना पड़ता है और गवर्नमेंट के साथ आपका अग्रीमेंट साइन होता है। जो गवर्नमेंट है जैसे स्टेट गवर्नमेंट है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अथॉरिटी के साथ आपका अग्रीमेंट साइन होता है और अग्रीमेंट साइन होगा तभी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में डिडक्शन मिलेगा। अब हुआ क्या, एक पार्टनरशिप फर्म थी और फर्म को एक रोड का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, फर्म जो है वो फर्म को एक रोड का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। अब फर्म ने क्या किया, टोल रोड बना दिया, टोल रोड वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में आता है, टोल रोड बना दिया। बनाने के बाद जब उसका बिजनेस चालू हुआ उससे पहले पहले उन्होंने क्या किया, उस फर्म को कंपनी में कन्वर्ट कर दिया। अब फर्म को कंपनी में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन जो टोल रोड बनाया वो एक पार्टनरशिप फर्म ने बनाया। लेकिन पहले जब गवर्नमेंट के साथ अग्रीमेंट किया था उस अग्रीमेंट में ये क्लियरली लिखा था, इस अग्रीमेंट में ये क्लियरली लिखा था कि आगे जाके इसको हम कंपनी में कन्वर्ट कर देंगे, जो पार्टनरशिप फर्म है उसको कंपनी में कन्वर्ट कर देंगे।
तो जब टोल पे कलेक्शन चालू हुआ, टोल का कलेक्शन चालू हुआ, तब उन्होंने उसको कंपनी बना लिया। अब क्वेश्चन ये आता है क्या उसको डिडक्शन मिलेगा अंडर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी या नहीं, ये एक इशू था। तो इस इशू को लेके देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, यहां पे मैंने समझा रखा है, ऑल पीपल पे अटेंशन। हुआ क्या, सबसे पहले एक फर्म थी एंटर इनटू द अग्रीमेंट विद द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के साथ उनका अग्रीमेंट हुआ था। ये एक्चुअली राजस्थान गवर्नमेंट के साथ वाला केस था, राजस्थान गवर्नमेंट के साथ उनका अग्रीमेंट हो गया था फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड एंड कलेक्शन ऑफ द टोल टैक्स। वो टोल टैक्स कलेक्ट करेंगे, लेकिन एक पार्टनरशिप फर्म का अग्रीमेंट हुआ था। In agreement, it is mentioned that after conversion of firm into company, agreement will be changed in the name of the company। भाई आगे जाके ये agreement ये कंपनी के नाम पे चेंज कर ले, ऐसा agreement में भी लिखा था। The construction of the road was completed by the firm only। फर्म ने रोड बना दिया on 27 मार्च 2000 को बना दिया, एंड द सेम वॉज इनोग्रेटेड ऑन द 1 अप्रैल 2000 को इन्होंने इनोग्रेट कर दिया। मींस यहां पे कंप्लीट हो गया था 27 मार्च को, और फिर उनको इनोग्रेशन हुआ रोड का, वो 1 अप्रैल को हुआ। द फर्म वॉज कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट लिमिटेड ऑन द 28 मार्च 2000 को, ये फर्म है वो कंपनी में बदल गई। अब इंटीमेशन वॉज गिवन टू द पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, वो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट को बता भी दिया कि हमारी जो फर्म है वो अब कंपनी बदल गई है। They cancelled the registration of the firm and granted a fresh registration code to the company। कंपनी के लिए fresh registration code आया। AO declined the claim of deduction under section 80I। ये AO बोलता है आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा on the ground that infrastructure business is carried on by the firm and not by the company। अब यहां पे as 80IA subsection 4 required that business should be carried by only Indian company। तो इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट बोलती है, सुप्रीम कोर्ट नोटेड दैट द कंपनी एमओए स्टेट्स दैट, एमओए में कंपनी में ये लिखा था कि इट इज मेन ऑब्जेक्ट वाज टू एक्वायर एज गोइंग कंसर्न ऑफ द फर्म एंड कंटिन्यू द बिजनेस कैरिड ऑन बाय द फर्म। कि भाई उनके एमओए में उन्होंने लिखा था कि हम फर्म का बिजनेस एज इट इज एक्वायर्ड करेंगे और फर्म का बिजनेस कैरी ऑन करेंगे। The assessee qualify for the deduction under section 80IA being the enterprise carried on the carrying on the stated business and owned by the company registered in India on the basis of the agreement executed with the state government to which the company has succeeded in the law after conversion of firm into company। इन्होंने बोला आपको डिडक्शन मिल जाएगा बिकॉज जब बिजनेस चालू हुआ, जब आपने टोल कलेक्ट करना चालू किया, तब वो ऑलरेडी कंपनी बन गई थी और कंपनी के एमओए में ये लिखा है कि हम पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस एज इट इज एक्वायर करके कंटिन्यू करने वाले हैं, तो ये कंपनी ही बिजनेस कर रही है और आपको डिडक्शन मिल जाएगा। ऐसा चेतक एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला करें। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि परवीन सोनी 2011 दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट ये ऐसा बोलता है कि एक बात बताओ, जैसे मान लो आपको ये बोला हुआ है कि आप 10 साल तक डिडक्शन ले सकते हो। फॉर एन एग्जांपल, जैसे कल अपन देख रहे थे कि SEZ में आपका OBU यूनिट है तो आप 10 साल तक डिडक्शन ले सकते हैं, और उसमें IFSC में लोकेटेड यूनिट के केस में आप 15 साल में से कोई भी 10 साल डिडक्शन ले सकते हैं। अब एक बात बताओ, होता क्या है कि 10 साल डिडक्शन लेना था, फॉर एन एग्जांपल आप 2 साल डिडक्शन लेना भूल गए, आप 2 साल डिडक्शन लिया ही नहीं। क्वेश्चन ये आता है कि सर क्या तीसरे साल से डिडक्शन मिल जाएगा या नहीं, या फिर पहले साल से लेना जरूरी है? बिकॉज देयर में भी पॉसिबिलिटी का सम काइंड ऑफ द डिडक्शन उन्होंने बोला कि जिस ईयर में आप बिजनेस चालू करोगे उस ईयर से 10 साल तक मिलेगा। अब 10 साल में से आप 2 साल लेना भूल गए, आपने 2 साल लिया ही नहीं। क्वेश्चन ये आता है कि 2 साल जब आपने नहीं लिया तो उसके आगे वाले सालों में आपको डिडक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा? राइट आंसर इज आपको डिडक्शन मिल जाएगा, 8 साल आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है करके। ठीक है, तो देखिए Section 80IB nowhere stipulated a condition that claim of deduction under this section had to be made from the first year of qualification of deduction, failing which the claim will not be allowed to the remaining years of eligibility। ऐसा कहीं बोला हुआ नहीं है, 80IB से रिलेटेड ये केस लॉ था। It means suppose assessee fails to claim the deduction for the initial 2 years, then the remaining 8 years he can claim this deduction। अगले 8 साल तक आपको ये डिडक्शन मिल जाएगा। उसके बाद ये 2 केस लॉ है, मैं ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूं, एज वेल एज द मैं अभी आपको रिवाइज करा देता हूं। एक बात समझो, ATP का डिडक्शन है वो आपको कोऑपरेटिव बैंक को नहीं मिलता, कोऑपरेटिव सोसाइटी को मिलता है। और आपको पता है कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर अपने मेंबर को लोन देती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेंबर को लोन देती है, क्रेडिट फैसिलिटी देती है, तो उस पर ये डिडक्शन मिलेगा? आंसर इज यस, बिल्कुल मिलेगा। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो क्या करती है, अपने मेंबर को लोन देती है, तो उस मेंबर को जो लोन दिया उस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा, वो जो बिजनेस है क्रेडिट फैसिलिटी का, उस पे डिडक्शन मिलेगा। आंसर इज यस, मिलेगा ATP में।
अब क्वेश्चन ये आता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेंबर को लोन देती है, क्रेडिट फैसिलिटी देती है, तो उससे जो इनकम होगा क्या वो कोऑपरेटिव बैंक बन जाएगी क्या? आंसर इज नो, वो कोऑपरेटिव बैंक नहीं है। तो यहां पे देखिए, अन्ना साहेब पाटिल महाड़ी कामगार सहकारी पथपेड़ी लिमिटेड करके इतना बड़ा नाम है। कोऑपरेटिव सोसाइटी एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटी solely to its member be eligible for deduction under section ADP. It is not treated as cooperative bank. ये कोई कोऑपरेटिव बैंक नहीं माना जाएगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी ही मानी जाएगी। और ये कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन इंडिया लिमिटेड, ये भी मैं आपको बता चुका हूं, ये तो मैंने आपको लिखवा के दिया था 10AA वाले टॉपिक में। जो 10AA वाला टॉपिक है उसमें मैंने आपको बताया था कि बहुत बार क्या होता है कि आप जब एक्सपोर्ट करते हो तो एक्सपोर्ट के आगे जो फॉरेन करेंसी मिलती है, वो फॉरेन करेंसी मिलते टाइम अगर उसमें फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन गेन हो गया तो क्या उस गेन वाले पे भी डिडक्शन मिलेगा? आंसर इज यस, बिकॉज वो एसएससी के हाथ में नहीं है, वो एसएससी के हाथ में नहीं है। तो देखिए क्या दे रखा है, Fluctuation in foreign exchange rate was solely relatable to the export business of the SSC, and the higher rupee value was earned by virtue of such export carried out by SSC. Deduction under section 10AA would be available in respect of such foreign exchange gain. आपको foreign exchange gain पे भी डिडक्शन मिल जाएगा। अब एक बात समझना, यहाँ पे ये ATIA से ATIA के डिडक्शन की मैंने एक टेबल दे रखी है। क्वेश्चन ये आता है कि एग्जाम पर्पस के लिए क्या इसमें से कोई डिडक्शन पूछा जा सकता है? आंसर इज नो, एग्जाम पर्पस के लिए नहीं पूछा जाएगा। व्हाई? बिकॉज देखो ये डिडक्शन 2017 के बाद में नहीं मिलते। 2017 के बाद अगर आप देखोगे यहां पे तो कोई भी 2017 के बाद नहीं मिल रहा, और 2017 के पहले अगर आपने ये बिजनेस चालू किया तो अभी भी हो सकता है मिलेगा, क्योंकि हो सकता है जब 10 साल के लिए डिडक्शन मिलेगा तो किसी ने 2016 में चालू किया था तो हो सकता है 26 तक मिलेगा, तो अभी भी हो सकता है डिडक्शन मिल रहा होगा। बट अब नए बिजनेसेस पे ये डिडक्शन नहीं मिलते। तो ATIA, ATIAB, ATIB, ATIC और ATI ये जो डिडक्शन है ये अब नए बिजनेसेस पे नहीं मिलते। बट तो भी मैंने यहाँ पे एक टेबल दे रखी है, जस्ट आपके पर्पज के लिए, थोड़ा ध्यान रहे कि ऐसे ये क्या डिडक्शन हुआ करते थे करके। तो देखिए एक सेक्शन हुआ करती थी ATIA करके, वो बोलती है अगर आप डेवलप, ऑपरेट और मेंटेन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी करते हैं और आपने बिजनेस से वो 1495 से लेके और 14/2017 तक आपने कमेंस कर दिया तो आपको डिडक्शन मिलेगा। या फिर आपने इंडस्ट्रियल पार्क बनाया और वो आपने 2011 तक किया, अब आप डेट को याद रहने वाली है नहीं। या फिर कोई पावर अंडरटेकिंग है जो जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन करती है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन करती है, या रिनोवेशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग नेटवर्क करती है और इस पर्टिकुलर पीरियड में उन्होंने कमेंस किया है बिजनेस, तो आपको डिडक्शन मिलेगा। एंड अगर आप रिकंस्ट्रक्शन, रिवाइवल ऑफ द पावर जनरेटिंग प्लांट बाय द इंडियन कंपनी, अगर कोई पुराना पावर प्लांट था वो खराब हो गया था, उसको रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, रिवाइवल करते हैं, अगर आप ऐसा बिजनेस करते हैं, company formed before 30th November 2005 and begins generation, transmission, distribution of power before 31st March 2011, तो आपको डिडक्शन 100% मिलेगा। कि कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? तो देखो, फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी ऑफ रोड, ब्रिज, रेल सिस्टम, हाईवे प्रोजेक्ट, वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट 10 कॉन्जिक्यूटिव ईयर के लिए मिलेगा आउट ऑफ द फर्स्ट 20 असेसमेंट ईयर। तो 20 साल में से आप कोई भी 10 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के लिए आप डिडक्शन ले लीजिए, और बाकी के लिए आप 10 कॉन्जिक्यूटिव असेसमेंट ईयर के लिए डिडक्शन लीजिए इन द फर्स्ट 15 असेसमेंट ईयर। तो पहले 15 में से इधर 10 के लिए और इधर पहले 20 में से 10 के लिए। अब आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर कोई मान लो डेवलपमेंट ऑफ द SEZ करता है, डेवलपमेंट ऑफ IAB करके डिडक्शन हुआ करता था कि जो SEZ का डेवलपमेंट करता है, और SEZ का डेवलपमेंट करने में सबसे बड़ा नाम है वो रिलायंस का है, अदानी का है, ये लोग SEZ बनाते थे। तो अगर SEZ बनाया और SEZ नोटिफाइड हुआ है वो बिटवीन 1/4/2005 से लेके 31 मार्च 2017 के बीच में हुआ है, तो आपको 10 कॉन्जिक्यूटिव असेसमेंट ईयर तक डिडक्शन मिलेगा आउट ऑफ द फर्स्ट 15 असेसमेंट ईयर। तो 15 असेसमेंट ईयर में से आप 10 असेसमेंट ईयर तक 100% डिडक्शन ले सकते हैं। उसके बाद एक IB करके एक सेक्शन हुआ करती थी, उसमें क्या था कि अगर आपकी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग जम्मू कश्मीर में है और आपका 1493 से लेके 31 मार्च 2012 तक आपने बिजनेस चालू कर दिया है, तो 10 कॉन्जिक्यूटिव असेसमेंट ईयर के लिए आपको डिडक्शन मिलेगा। बट 12 ईयर्स इन केस ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में 12 साल तक डिडक्शन मिलेगा, 100% डिडक्शन मिलेगा। उसके बाद अगर आप कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ द मिनरल ऑयल और नेचुरल गैस करते हैं, और मिनरल ऑयल का बिजनेस आपने इसके बीच में कमेंस किया है, नेचुरल गैस का बिजनेस आपने इस पीरियड के बीच में कमेंस किया है, तो 7 कॉन्जिक्यूटिव असेसमेंट ईयर तक आपको 100% डिडक्शन मिलता था। उसके बाद अगर आप प्रोसेस, प्रिजर्व, पैकिंग ऑफ द फ्रूट्स, वेजिटेबल, मीट, पोल्ट्री, मरीन, डेयरी, हैंडल, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड ग्रेन्स, अगर आप ये करते हैं तो मीट और मीट प्रोडक्ट और पोल्ट्री और मरीन और डेयरी प्रोडक्ट ऑन और आफ्टर इस डेट और लाइक इस बाकी के लिए ऑन और आफ्टर 1/4/2001 के बाद,
तो आपको 10 कॉन्जिक्यूटिव असेसमेंट ईयर के लिए 100% फॉर फर्स्ट 5 असेसमेंट ईयर के लिए डिडक्शन मिलेगा, और उसके बाद 25% बैलेंस 5 ईयर के लिए। तो 10 साल के लिए डिडक्शन मिलेगा, बट पहले 5 साल के लिए 100% इनकम, सेकंड 5 साल के लिए 25% इनकम, और यहां पे कंपनी के केस में 30% हो जाएगा सेकंड 5 साल के लिए। उसके बाद अगर आप मैन्युफैक्चरिंग अंडरटेकिंग चालू करते हैं हिमाचल प्रदेश या उत्तरांचल में, और इस पीरियड में किया, तो 10 कॉन्जिक्यूटिव ईयर के लिए डिडक्शन मिलेगा, पहले 5 साल के लिए 100%, दूसरे 5 साल के लिए लाइक 25%, और अगर कंपनी है तो आपका 30%। उसके बाद अगर आप मैन्युफैक्चरिंग अंडरटेकिंग करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, तो नॉर्दर्न ईस्टर्न जो स्टेट्स है वहां पे अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस चालू किया, तो 1/4/2007 से 31 मार्च 2017 के बीच में स्टार्ट किया, 10 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के लिए आपको 100% डिडक्शन मिलेगा। मैं बताऊं, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ यहां मेरा बताने का औचित्य ये था कि इनकम बेस्ड डिडक्शन में ऐसे इनकम बेस्ड डिडक्शन पहले मिलते थे जब आप पहले बिजनेस वगैरह स्टार्ट करते थे तो करके। ठीक है, चलिए अपन एक काम करते हैं, अब अपन एक छोटा सा टॉपिक चालू करते हैं, दैट इज रिलेटेड टू द डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी। तो आ जाइए सब लोग डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी पे, और ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी कहां पे दे रखा है, आई थिंक आपकी बुक में टॉपिक नंबर 3 या 4 रहेगा, ये रहा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी। इससे हो सकता है छोटा सा क्वेश्चन आ जाए 2-4 मार्क का। 1-2 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, उसके बाद चालू करें। यस पीपल, तो चलिए अब अपन चालू करते हैं नया टॉपिक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी, और इसको हम बार बार बोलेंगे डीआरसी करके, डीआरसी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी। अब एक बात समझना, ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी क्या है, क्यों है, उसके बारे में मैं आपको बता दूं। छोटा सा क्वेश्चन इससे आ सकता है 3-4 मार्क का। ठीक है, चलिए इसमें होता क्या है बेसिकली, जैसे मान लो आपको एओ का ऑर्डर आया, जैसे एओ का ऑर्डर आया, एओ का कोई ऑर्डर आया, एओ का ऑर्डर आया, या एओ ने आपको कोई इंटीमेशन भेजी थी, एओ का ऑर्डर आया या एओ ने कोई इंटीमेशन भेजी थी। और समझने की कोशिश करना, एओ ने क्या किया, उसमें कुछ वेरिएशन किया है। वेरिएशन मतलब आपकी इनकम बढ़ाई है, सीधी सी बात है। अगर एओ ने कुछ वेरिएशन किया है, और वो वेरिएशन एओ ने किया है वो अप टू 10 लाख तक है, आपका भाई एओ ने इनकम बढ़ाया, वो अप्रोक्स 10 लाख से नीचे बढ़ाया, मतलब अप टू 10 लाख, मतलब 10 लाख या उससे कम एओ ने वेरिएशन किया है। और आपकी जो टोटल इनकम है, आपने जो रिटर्न फाइल किया था, वो रिटर्न के हिसाब से आपकी जो इनकम है
वो आरओआई जो है वो आपकी 50 लाख से ज्यादा नहीं है। आरओआई जो है वो आपकी 50 लाख से ज्यादा नहीं, मतलब इन सिंपल वर्ड आप छोटे एसएससी हो। क्या हो? आप छोटे एसएससी हो। तो दो चीजें, पहली चीज तो आपने रिटर्न फाइल किया था उसमें आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा नहीं थी, मींस आप छोटे एसएससी हो। दूसरी चीज, एओ ने क्या किया, कोई ऑर्डर पास किया या एओ ने जो इंटीमेशन भेजी और एओ ने वेरिएशन किया है वो अप टू 10 लाख का है, मींस 10 लाख तक की वेरिएशन है। तो बड़ा सिंपल है कि आप क्या करोगे, अगर इस वेरिएशन से सेटिस्फाइड नहीं हो तो नॉर्मली आप या तो अपील में जाओगे। आप लोग या तो सीआईटी अपील में या अभी होती है जेसी अपील करके, ठीक है, तो जेसी अपील या सीआईटी अपील में जाओगे, सीधी सी बात है। दैट इज द रेमेडी इज अवेलेबल फॉर यू। इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द वेरिएशन देन आप क्या करोगे, कहां जाओगे, अपील में जाओगे। लेकिन अपील में जाने की बजाय आप एक जगह और जा सकते हो जिसका नाम है डीआरसी। आप डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी के पास जा सकते हो और डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी है जो आपका वेरिएशन हुआ था वो वेरिएशन में चेंज कर सकता है, एज वेल एज आपको कोई पेनल्टी लगने वाली है, आपको कोई प्रोसिक्यूशन लगने वाला है, वो प्रोसिक्यूशन जो है वो माफ कर सकता है। तो देखो मैंने क्या बोला, या तो आप सीआईटी अपील में जा सकते हो, भाई आप इस वेरिएशन से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप सीआईटी अपील में जा सकते हो, नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं, आप डीआरसी के पास भी जा सकते हैं, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमीशन जो कमिटी है उसको एप्लीकेशन कर सकते हैं, और अगर वो सेटिस्फाइड होते हैं तो हो सकता है वो वेरिएशन को चेंज कर दे, या फिर अगर वो वेरिएशन जो है वो वेरिएशन को चेंज ना करे बट आपकी पेनल्टी माफ कर दे, या आप पे जो प्रोसिक्यूशन जेल होने वाला है वो माफ कर दे। तो वैसा हो सकता है छोटे छोटे केसेस में। लेकिन ये कब होता है, जब आपका वेरिएशन है वो सिर्फ अप टू 10 लाख है और आपने जो रिटर्न इनकम फाइल किया था वो रिटर्न के हिसाब से आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा नहीं है, मतलब एसएससी छोटू वाला एसएससी है करके, ठीक है, नन्ना मुन्ना एसएससी है करके, लप्पू सा एसएससी है। उसके केस में एक कॉन्सेप्ट लाया है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी का कि आप अपील में ना जाए, और अपील में क्यों ही जा रहे हैं, वहां पे क्यों और ज्यादा मतलब टाइम वेस्ट करा रहे हैं, आप डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी के पास चले जाइए और डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी है वो आपका डिस्प्यूट रिजोल्व कर देगी, और हो सकता है वो वेरिएशन को कम कर दे, हो सकता है वो आपकी पेनल्टी प्रोसिक्यूशन वगैरह है उसको वो माफ कर दे, तो वैसा हो सकता है। तो दिस इज कॉल्ड योर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी वाला कॉन्सेप्ट। तो चलिए अपन चालू करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले लेकिन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी बनाएगा कौन, कौन बनाएगा, क्योंकि एक कमेटी रहेगी, उस कमेटी के पास आप एप्लीकेशन करोगे, ये डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन कौन करेगा। तो देखिए सबसे पहली सेक्शन होती है 245 MA सब सेक्शन 1 करके, ये बोलती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी, सेंट्रल गवर्नमेंट शेल कॉन्स्टिट्यूट वन और मोर डीआरसी। सेंट्रल गवर्नमेंट ये कमेटी बनाएगी, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। डीआरसी करेगा क्या, डीआरसी शेल रिजोल्व द डिस्प्यूट ऑफ क्लास ऑफ पर्सन विच शेल बी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड। बोर्ड स्पेसिफाइड करेगा कि डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी जो डीआरसी है वो किसके डिस्प्यूट रिजोल्व करेगी। assessee would have an option to opt for or not opt for the dispute resolution through the DRC। assessee के पास ऑप्शन है कि भाई डीआरसी के पास जाना है या नहीं जाना, नहीं जाना मत जा करके, जाना है तो चला जा। डिस्प्यूट शुड अराइज फ्रॉम एनी वेरिएशन इन द स्पेसिफाइड ऑर्डर। एक स्पेसिफाइड ऑर्डर में कुछ वेरिएशन हुआ है तो आप जा सकते हैं कि वेरिएशन हुआ है स्पेसिफाइड ऑर्डर में। स्पेसिफाइड ऑर्डर क्या होता है वो अपन देखेंगे। सबसे पहला यह है कि सर इसका कॉन्स्टिट्यूशन कौन करेगा कमेटी का, तो स्पेसिफाइड जो क्या बोलते हैं सॉरी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी है उसका कॉन्स्टिट्यूशन कौन करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट वुड कॉन्स्टिट्यूट द डीआरसी फॉर एवरी रीजन ऑफ द पीसीसीआईटी फॉर द डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। तो जो पीसीसीआईटी के रीजन होते हैं, मतलब इंडिया को उन्होंने हो सकता है कुछ रीजन में बांट रखा हो और हर रीजन के लिए एक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी है वो बनाई जाएगी। अब उस डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी में हर कमेटी में मेंबर कितने रहेंगे, तो ईच डीआरसी वुड कंसिस्ट ऑफ द 3 मेंबर। हर डीआरसी में 3 मेंबर रहेंगे। 2 मेंबर वुड बी रिटायर्ड ऑफिसर फ्रॉम द आईआरएस इनकम टैक्स। तो 2 मेंबर तो ऐसे रहेंगे जो रिटायर्ड ऑफिसर है आईआरएस, जो रिटायर्ड हो गए वो लोग रहेंगे। Who have held the post of CIT or any equivalent or higher post for the 5 year or more, and one serving member ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ द सीआईटी पीसीआईटी। तो देखो हर कमिटी में 3 मेंबर का टीम रहेगा, मीन 3 जजेस रहेंगे। 3 जजेस रहेंगे, कौन रहेंगे, 2 तो वो ऑफिसर रहेंगे जो ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं और उन्होंने सीआईटी या फिर कोई भी इक्विवेलेंट और हायर पोस्ट हेल्ड की थी 5 साल तक, और एक तुम्हारा सर्विंग ऑफिसर रहेगा जो कि सीआईटी पीसीआईटी की रैंक या उसके ऊपर वाला रहेगा। ये 3 लोगों की एक कमेटी बनाई जाएगी, उसको बोला जाएगा डीआरसी।
सो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। डीआरसी में आपके 3 मेंबर रहेंगे, 2 है वो रिटायर्ड ऑफिसर रहेंगे जो आईआरएस रह चुके हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विस में काम किया है, उन्होंने 5 साल तक सीआईटी लेवल की पोस्ट पे रहे थे, और बाकी एक वाला जो मेंबर है वो आपका सर्विंग मेंबर रहेगा जो कि सीआईटी पीसीआईटी की पोस्ट पे अभी बना हुआ है या उसके हायर पोस्ट पे है, उसको एक जो सर्विंग मेंबर है उसको मेंबर बनाया जाएगा। तो 3 मेंबर है वो डीआरसी में रहेंगे। अब इनका पीरियड कितना रहेगा? मेंबर वुड बी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स, 3 साल के लिए इनका अपॉइंटमेंट होगा। डिसीजन ऑफ द डीआरसी शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटी, क्योंकि 3 मेंबर है तो 2 जो बोलेंगे वो डिसीजन दे दिया जाएगा। रिमूवल ऑफ द मेंबर, सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी जी के पास पावर है कि मे रिमूव एनी मेंबर आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट। भैया अपॉर्चुनिटी देने के बाद मेंबर को हटाया जा सकता है करके, ठीक है। चलिए अब एक बात समझना, एप्लीकेशन टू डीआरसी फॉर द डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, एप्लीकेशन कौन कर सकता है, कैसे एप्लीकेशन करनी रहती है, कब एप्लीकेशन कर सकते हैं, तो वो सब चीजें हम यहां पे सीखेंगे। तो देखिए सबसे पहला स्पेसिफाइड पर्सन, कोई स्पेसिफाइड पर्सन है, वो स्पेसिफाइड पर्सन कौन है अभी अपन देखेंगे। हैज टू मेक एन एप्लीकेशन टू डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बिफोर द डीआरसी इन द फॉर्म नंबर 34 BC करके एक फॉर्म है, विद इन द 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ स्पेसिफाइड ऑर्डर विद द फीस ऑफ द 1000। आपको 1000 रुपए का फीस लगेगा और आपको एक 34 BC करके एक फॉर्म है, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? एप्लीकेशन करना पड़ेगा डीआरसी को। और जैसे ही आपको वो ऑर्डर मिल जाता है, जैसे असेसमेंट ऑर्डर मिला, इंटीमेशन ऑर्डर मिला, आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आप में जो वेरिएशन हुआ है वो 10 लाख से ज्यादा नहीं है, आपकी जो टोटल इनकम है वो 50 लाख से ज्यादा नहीं थी रिटर्न में, तो आप जो है वो डीआरसी के पास में जा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको फॉर्म नंबर 34 BC बता देता हूं एक बार पीडीएफ के फॉर्म नंबर 34 BC कैसा होता है। तो फॉर्म नंबर 34 BC of the income tax। तो फॉर्म नंबर 34 BC of the income tax हमको चाहिए पीडीएफ। सो दिस इज द फॉर्म नंबर 34 BC of the income tax। तो चलिए 5 अप्रैल 2022 को इन्होंने सब चीजें लाई थी, कैसे होता है क्या होता है, ये पूरा प्रोसेस दे रखा है। ये प्रोसेस में से जो अपने सिलेबस में उन्होंने इंक्लूड किया है आईसीआई ने, वो अपन सब चीजें देखेंगे करके। पूरा प्रोसेस दे रखा है कि इनके पावर क्या होगी, इनके लोग क्या क्या कर सकते हैं एंड ऑल। और यहाँ पे फॉर्म का कॉपी नहीं दे रखा क्या? फॉर्म 34 BC ये 34C है। छोटा एसएससी जो है वो जा सकता है। तो ये तो पूरा स्कीम दे रखी है उन्होंने कि कैसे रहेगा, क्या रहेगा, आप कैसे जा सकते हो, प्रोसेस क्या रहेगा, वो सब चीजें यहाँ पे इन्होंने दे रखी है। बट इसका फॉर्म जो है, फॉर्म का कॉपी मुझे मिल नहीं रहा है। आप कहीं फॉर्म का कॉपी ढूंढोगे तो आपको फॉर्म का कॉपी मिल जाएगा। फॉर्म नंबर 34 BC करके फॉर्म है, उस पर एप्लीकेशन करना रहता है। 1000 रुपए का फीस है, वो फीस लगता है, ठीक है। चलिए अब इसमें कौन से ऑर्डर है वो जा सकते हैं। तो देखिए इसमें स्पेसिफाइड ऑर्डर है, तभी आप जा सकते हैं डीआरसी के पास। स्पेसिफाइड ऑर्डर का मतलब क्या होता है? तो देखो स्पेसिफाइड ऑर्डर मींस ऑर्डर सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। 3-4 कंडीशन है वो सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी। पहली कंडीशन, ऑर्डर स्पेसिफाइड बाय द सीबीडीटी, मींस सीबीडीटी जो बोलेगी वही ऑर्डर के अगेंस्ट में आप जा सकते हैं। दूसरी कंडीशन, एग्रीगेट अमाउंट ऑफ वेरिएशन इन द ऑर्डर इज अप टू 10 लाख। आपका जो वेरिएशन हुआ है वो सिर्फ 10 लाख या उससे छोटा है। उसके बाद में मैं लास्ट कंडीशन पहले पढ़ रहा हूं कि वेयर रिटर्न हैज बीन फाइल्ड देन टोटल इनकम एज पर रिटर्न आपका 50 लाख से ज्यादा नहीं था। तो देखो सबसे पहली चीज तो आपका स्पेसिफाइड ऑर्डर होना चाहिए, जो सीबीडीटी बोलेगी वो वाले ऑर्डर। दूसरा, आपका एग्रीगेट वेरिएशन है वो छोटे वाले एसएससी का वेरिएशन 10 लाख से ज्यादा नहीं है। तीसरा, आपका जो अगर रिटर्न फाइल हुआ था तो रिटर्न में आपका इनकम 50 लाख से ज्यादा नहीं था। और बेटा चौथा कंडीशन यह है कि आपका ऑर्डर जो है वो रेड नहीं हुई थी। अगर रेड हुई थी और उस केस में आपका असेसमेंट ऑर्डर बना है तो फिर आप नहीं जा सकते। तो देखिए, ऑर्डर इज नॉट बेस्ड ऑन द सर्च इनिशिएटेड अंडर सेक्शन 132 और रिक्विजिशन अंडर सेक्शन 132A इन केस ऑफ एसएससी और एनी अदर पर्सन, और सर्वे अंडर सेक्शन 133A, और इंफॉर्मेशन रिसीव्ड अंडर सेक्शन DTAA अंडर सेक्शन 90 और 90A। मींस आपको जो इंफॉर्मेशन मिला था डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट में, जो फॉरेन कंट्री से इंफॉर्मेशन मिला था, उसके बेसिस पे आपका ऑर्डर पास नहीं होना चाहिए।
तो देखो यहां पे 1 2 3 और 4 कंडीशन है, ये 4 कंडीशन सेटिस्फाइड हुई तो आप डीआरसी में जा सकते हैं। 1000 रुपए का फीस लगेगा, फॉर्म नंबर 34BC में एप्लीकेशन करना है। जब आपको ऑर्डर मिलता है उसके 1 महीने के अंदर अंदर। देखिए पहला कंडीशन स्पेसिफाइड ऑर्डर होना चाहिए जो सीबीडीटी बोलेगी। दूसरा वेरिएशन 10 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए आपका। तीसरा आपकी रिटर्न फाइल हुई थी तो इनकम 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और चौथी कंडीशन वो ऑर्डर आपके रेड वाला या सर्वे वाला या इंफॉर्मेशन फॉरेन कंट्री से मिला था उसके बेसिस पे ऑर्डर नहीं होना चाहिए। तो उस पर्टिकुलर केस में आप डीआरसी के पास जा सकते हैं। लेकिन डीआरसी के पास कौन से ऑर्डर जा सकते हैं, तो देखिए ऑर्डर स्पेसिफाइड बाय द सीबीडीटी ने बोला इन ऑर्डर के अगेंस्ट में आप डीआरसी के पास जा सकते हैं। डीआरसी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी। पहला ड्राफ्ट ऑर्डर विद वेरिएशन एज रेफर्ड अंडर सेक्शन 144C सबसेक्शन 1। आपको पता है वो नॉन रेजिडेंट और फॉरेन कंपनी जो है या फिर आपका अगर टीपीओ की वजह से ऑर्डर पास हुआ था तो उस पर्टिकुलर केस में आपको 144C में पहले ड्राफ्ट ऑर्डर मिलता था। और ड्राफ्ट ऑर्डर के अगेंस्ट में आप जो है वो डायरेक्ट आप जो है वो या तो एक्सेप्टेंस देते थे या ऑब्जेक्शन फाइल करते थे डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल को। डीआरपी अलग पॉइंट था, ये डीआरसी है, वो डीआरपी था। तो अगर आप डीआरपी के पास नहीं जाना चाहते, आप सीधा ड्राफ्ट ऑर्डर को लेके आप डीआरसी के पास जाना चाहते हैं, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी के पास, तो आप जा सकते हैं। तो सबसे पहला स्पेसिफाइड ऑर्डर बाय सीबीडीटी का मतलब आप जाना चाहते हैं ड्राफ्ट ऑर्डर विद वेरिएशन एज रेफर्ड अंडर सेक्शन 144C सबसेक्शन 1। ये वो वाला कि नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी के केस में एओ ने ऑर्डर पास किया था, या फिर मान लो नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी नहीं था, कोई और एसएससी था जिसका केस टीपीओ को ट्रांसफर हुआ था और टीपीओ के ऑर्डर की वजह से आपका ऑर्डर पास हुआ था। तो उस केस में आपके पास ऑप्शन था, आप डीआरपी के पास जा सकते हैं, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल के पास आप ऑब्जेक्शन करेंगे। वो पता है वो मछली वाला बनाया था वो वाला, तो आप उधर ना जाके आप चाहे तो आप डीआरसी के पास जा सकते हैं। मिस डीआरपी के पास ना जाके आप डीआरसी के पास जा सकते हैं, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के पास जा सकते हैं। तो देखिए, तो या तो आपका वो ड्राफ्ट ऑर्डर है जो वेरिएशन 144C सबसेक्शन 1 वाला, या फिर अगर आपकी कोई इंटीमेशन है अंडर सेक्शन 143(1) की इंटीमेशन मतलब जो नॉर्मल इंटीमेशन, या आपका 200A का इंटीमेशन, 206C का इंटीमेशन, दैट इज कॉल्ड योर इंटीमेशन। तो इंटीमेशन में अगर कुछ वेरिएशन हुआ है तो आप जा सकते हैं। तीसरा, ऑर्डर ऑफ द असेसमेंट और रीअसेसमेंट एक्सेप्ट एन ऑर्डर पास एज पर डायरेक्शन ऑफ द डीआरपी। अब एक बात बताओ, आपका अगर कोई असेसमेंट का ऑर्डर है, रीअसेसमेंट का ऑर्डर है, उसके अगेंस्ट में आप जा सकते हैं डीआरसी के पास। एक्सेप्ट एन ऑर्डर पास एज पर डायरेक्शन ऑफ द डीआरपी, आप मान लो यहां डीआरसी के पास नहीं गए थे, आप डीआरपी के पास चले गए थे, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल के पास चले गए, तो डीआरपी क्या करेगा, डायरेक्शन देगा किसको, एओ को, और एओ क्या करेगा, फाइनल ऑर्डर पास करेगा। फिर उसके अगेंस्ट में आप डीआरसी में नहीं जा सकते, उसके अगेंस्ट में आप जो है वो डीआरसी में नहीं जा सकते। तो आदित्य मैं आपको क्या बोल रहा हूं करके, ठीक है, मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि देखो यहां पे अगर आपको जाना है तो ड्राफ्ट ऑर्डर आपके पास पहले आ गया, ड्राफ्ट ऑर्डर, तो ड्राफ्ट ऑर्डर के अगेंस्ट में आप या तो डीआरपी में आप ऑब्जेक्शन फाइल करिए, नहीं तो आप डीआरसी के पास जा सकते हैं, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के पास जा सकते हैं। दूसरी चीज, आपका कोई भी दूसरा असेसमेंट ऑर्डर है, रीअसेसमेंट ऑर्डर है, आप डीआरसी के पास जा सकते हैं। लेकिन जो ऑर्डर डीआरपी के डायरेक्शन से पास हुआ था, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल के डायरेक्शन से जो फाइनल ऑर्डर पास हुआ, उसके अगेंस्ट में आप डीआरसी के पास नहीं जा सकते है करके, ठीक है। चलिए आगे क्या दे रखा है, अगर आपका कोई रेक्टिफिकेशन ऑर्डर है अंडर सेक्शन 154 हैविंग द इफेक्ट ऑफ एनहांसिंग द असेसमेंट और रिड्यूसिंग द लॉसेस, आपका रेक्टिफिकेशन वाला ऑर्डर है, उसके अगेंस्ट में आप डीआरसी के पास जा सकते हैं। या फिर आपको मान लो सेक्शन 201(206)C6A में ऑर्डर पास किया, दैट इज असेसी डीम्ड टू बी असेसी इन डिफॉल्ट। अगर आप किसी का टीडीएस नहीं काटते हैं या फिर आप टीडीएस काटते हैं गवर्नमेंट को जमा नहीं कराते, तो उस पर्टिकुलर केस में आपको असेसी इन डिफॉल्ट बनाया जाता है। तो अगर आपको असेसी इन डिफॉल्ट बनाया तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट में आप कहां जा सकते हैं, डीआरसी के पास में जा सकते हैं। तो देखिए ये क्या होता है, डीमिंग अ पर्सन एज असेसी इन डिफॉल्ट एंड द वेरिएशन इन द स्पेसिफाइड ऑर्डर रिलेटिंग टू डिफॉल्ट इन टीडीएस टीसीएस वुड रेफर टू द अमाउंट ऑन विच टैक्स हैज नॉट बीन डिडक्टेड और कलेक्टेड। मींस यहां पे वेरिएशन का मतलब होगा कि कौन से अमाउंट पे आपने टीडीएस नहीं काटा था और कौन से अमाउंट पे आपने टीसीएस नहीं कलेक्ट किया था। अगर वो अप टू 10 लाख है और आपको असेसी इन डिफॉल्ट बनाया है तो आप डीआरसी के पास जा सकते हैं, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी। तो देखिए इस पेज पे जो पढ़ा एक बार मैं क्विकली आपको रिवाइज करा देता हूं, होता क्या है। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो छोटे छोटे डिस्प्यूट्स है उसको रिजॉल्व करने के लिए डीआरसी बनाई गई।
डीआरसी का मतलब होता है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमिटी। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमिटी में 3 जजेस रहेंगे, 2 तो रिटायर्ड ऑफिसर रहेंगे आईआरएस के, जो कि सीआईटी पीसीआईटी की पोस्ट उन्होंने होल्ड की थी 5 साल तक एटलीस्ट, और एक सर्विंग मेंबर है वो रहेगा। तो 3 का जजेस रहेंगे, मेजोरिटी बेसिस पे आपका डिसीजन रहेगा। इनका टेन्योर है वो 3 साल का रहेगा। अगर गवर्नमेंट चाहे तो इनको कभी भी हटा सकती है करके, ठीक है। ये अपन ने पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डीआरसी। अब आपको एप्लीकेशन अगर डीआरसी के पास किसको करना है, तो एप्लीकेशन करने के लिए पहले आपका स्पेसिफाइड ऑर्डर होना चाहिए। अब आप बोलोगे कौन से ऑर्डर के अगेंस्ट में अपन डीआरसी में जा सकते हैं, तो पहली चीज तो ये कि डीआरसी के अगेंस्ट में आप जो है वो सिर्फ ये जो ABCDE है इन ऑर्डर के अगेंस्ट में जा सकते हैं। पहला तो अगर आपका कोई ड्राफ्ट ऑर्डर है जो कि नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी के केस में पास किया था एओ ने, या फिर किसी और एसएससी के केस में जिसका टीपीओ को केस ट्रांसफर हुआ था वहां पे पास हुआ था, उस ड्राफ्ट ऑर्डर के अगेंस्ट में आप जा सकते हैं। या फिर कोई इंटीमेशन है 143, 1200A या 206CB की इंटीमेशन के अगेंस्ट में आप जा सकते हैं। या फिर कोई असेसमेंट रीअसेसमेंट ऑर्डर है उसके अगेंस्ट में आप जा सकते हैं, बट डीआरपी के डायरेक्शन से जो असेसमेंट या रीअसेसमेंट ऑर्डर पास हुआ उसके अगेंस्ट में आप नहीं जा सकते। या फिर कोई रेक्टिफिकेशन वाला ऑर्डर है उसके अगेंस्ट में आप जा सकते हैं। या फिर कोई ऐसा ऑर्डर है जिसमें आपको असेसी इन डिफॉल्ट बनाया था, आपने टीडीएस नहीं काटा, टीसीएस नहीं काटा, तो उस केस में जा सकते हो, तो इनके अगेंस्ट में जा सकते हैं। आप इसको ऐसे याद रखिए, असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट में, इंटीमेशन के अगेंस्ट में, रेक्टिफिकेशन का ऑर्डर के अगेंस्ट में, आपको असेसी इन डिफॉल्ट बनाया उस ऑर्डर के अगेंस्ट में, या फिर ड्राफ्ट ऑर्डर जो आता है जहां डीआरपी में जा सकते हैं उसके अगेंस्ट में आप डीआरसी में भी जा सकते हैं। डीआरपी में जाना नहीं चाहते, आप डीआरसी के पास जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। तो ये तो हो गया स्पेसिफाइड ऑर्डर। दूसरी कंडीशन, आपका वेरिएशन जो इस ऑर्डर में हुआ है वो 10 लाख से ज्यादा नहीं, छोटा छोटा केस है। तीसरा, अगर आपने रिटर्न फाइल किया था तो रिटर्न फाइल किया था उसमें आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा नहीं थी। और चौथी कंडीशन यह है कि यह ऑर्डर जो पास हुआ है ये रेड केसेस में पास नहीं हुआ, आपका सर्वे में पास नहीं हुआ, एज वेल एज जो फॉरेन से इंफॉर्मेशन मिली थी उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से पास नहीं हुआ है, तो आप डीआरसी के पास जा सकते हैं। लेकिन बेटा कुछ लोग ऐसे हैं जो डीआरसी के पास नहीं जा सकते। कुछ लोग ऐसे हैं जो डीआरसी के पास में नहीं जा सकते। सर कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो डीआरसी के पास नहीं जा सकते, तो देखिए, फॉलोइंग पर्सन नॉट एलिजिबल फॉर द रेजोल्यूशन, ये लोग डीआरसी के पास में नहीं जा सकते। कौन कौन लोग? पहला, इन रेस्पेक्ट ऑफ होम एन ऑर्डर ऑफ डिटेंशन हैज बीन मेड अंडर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ द स्मगलिंग एक्टिविटी एक्ट 1974। कोई पर्सन ऐसा है जिसके अगेंस्ट में अगर डिटेंशन का ऑर्डर पास हुआ है अंडर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ द स्मगलिंग एक्टिविटी एक्ट 1974 में, वो पर्सन नहीं जा सकता। या फिर इन रेस्पेक्ट ऑफ होम प्रोसिक्यूशन हो गया, मतलब कोई ऐसा पर्सन जिसको जेल इनिशिएट हो गया था और जेल इनिशिएट हो गया था एंड हैज बीन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर द एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। अगर इन एक्ट में आपने कुछ किया था गड़बड़, इन एक्ट में आपने कुछ गड़बड़ किया था और आपको ऑलरेडी कन्विक्टेड हो चुके हो, तो आप नहीं जा सकते डीआरसी के पास। कौन कौन से एक्ट में? या तो इंडियन पिनल कोड 1860 में कोई आपने ऑफेंस किया था, या अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967 में अगर आपने कुछ किया था, या नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 करके, ठीक है, उसमें अगर आपको कुछ ऑफेंस है वो ऑलरेडी कन्विक्टेड हो चुके हो, या फिर प्रोहिबिशन ऑफ द बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट में, या प्रिवेंशन ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में, या फिर प्रिवेंशन ऑफ द करप्शन एक्ट 1988 में। मतलब इन एक्ट में अगर आपको कोई प्रोसिक्यूशन इंस्टीट्यूटेड हो चुकी है और आप कन्विक्टेड हो चुके थे किसी ऑफेंस के लिए, तो आप डीआरसी के पास नहीं जा सकते। मतलब भले लोग जो साफ सुथरे लोग हैं उन्हीं को डीआरसी के पास जाने का मौका मिलेगा, इन लोगों को जाने का मौका नहीं मिलेगा। या तो इस पर्टिकुलर एक्ट में आपका डिटेंशन हुआ था, या फिर इन एक्ट में आप कहीं ना कहीं पे अगर मान लो कन्विक्टेड हो गए हो किसी ऑफेंस के लिए, तो आप डीआरसी के पास में नहीं जा सकते। मतलब साफ सुथरे लोग हैं जिनका बेचारों का छोटा सा वेरिएशन था, उनकी इनकम भी 50 लाख से ज्यादा रिटर्न में नहीं थी और उनका एओ ने कुछ वेरिएशन किया, तो वो लोग जाके और रिक्वेस्ट कर सकते हैं डीआरसी के पास। ये लोग जो है ये नहीं जा सकते। इन्होंने इसमें अगर मान लो कहीं ऑफेंस किया था, आप कन्विक्टेड हो चुके हो, तो आप नहीं जा सकते। उसके बाद, इन रेस्पेक्ट ऑफ होम प्रोसिक्यूशन हैज बीन इनिशिएटेड बाय द आईटी अथॉरिटी। आईटी अथॉरिटी मतलब इनकम टैक्स अथॉरिटी ने आपके ऊपर ऑलरेडी कोई प्रोसिक्यूशन इनिशिएट कर चुके हैं, मींस आपके ऊपर जेल होने वाली है। फॉर एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट और फॉर द इंडियन पिनल कोड और फॉर द पर्पस ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ द एनी सिविल लाइबिलिटी
liability under any law for the time being in force or such person has been convicted of any such offense consequent to the prosecution initiated by IT authority। मतलब IT authority ने आपके खिलाफ कोई ना कोई भी प्रोसिक्यूशन इनिशिएट कर चुके हैं या फिर आप ऑलरेडी कन्विक्टेड हो चुके हो, तो उस पर्टिकुलर केस में आप नहीं जा सकते। मतलब ऑलरेडी जेल अगर आपके खिलाफ इनिशिएट हो चुकी है इनकम टैक्स एक्ट में भी, तो आप नहीं जा सकते। उसके बाद हु इज नोटिफाइड अंडर सेक्शन 3 ऑफ द स्पेशल कोर्ट ट्रायल एंड ऑफेंस रिलेटिंग टू द ट्रांजैक्शन इन द सिक्योरिटी एक्ट 1992, अगर उसकी नोटिफाइड अंडर सेक्शन 3 में जो स्पेशल कोर्ट में अगर मान लो कोई नोटिफाइड पर्सन है उस एक्ट में, तो वो नहीं जा सकता। उसके बाद प्रोसीडिंग अंडर द ब्लैक मनी अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम और असेट और इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी एक्ट, इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट 2015 ब्लैक मनी एक्ट मतलब हैव बीन इनिशिएटेड फॉर एनी असेसमेंट ईयर फॉर विच रिजोल्यूशन टू डिस्प्यूट असॉल्ट। इसका मतलब प्रोसीडिंग अगर आपकी ब्लैक मनी एक्ट में चालू हो गई है तो आप भी नहीं जा सकते। अब देखो इतना कोई याद रखने की ये जरूरत नहीं है, इतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि कौन कौन से लोग नहीं जा सकते। कुल मिला के साफ सुथरे लोग जा सकते हैं। अगर इन्होंने कहीं पे कुछ गड़बड़ की है, अगर डिटेंशन हुआ था इस एक्ट में, तो वो नहीं जा सकते। स्मगलिंग प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटी एक्ट में, या फिर कोई भी पर्सन है इनमें अगर कोई ऑफेंस किया था और वो कन्विक्टेड हो चुका है तो नहीं जा सकते। या इनकम टैक्स अथॉरिटी ने किसी के ऊपर प्रोसिक्यूशन इनिशिएट कर चुके हैं तो नहीं जा सकते। या फिर ये सिक्योरिटी से रिलेटेड जो आपका एक्ट है उसके जो नोटिफाइड किया हुआ है पर्सन अंडर सेक्शन 3 वो नहीं जा सकते। या फिर किसी का प्रोसीडिंग है वो ब्लैक मनी एक्ट में ऑलरेडी चालू हो चुका है तो वो नहीं जा सकते। तो कुल मिला के ऐसा कोई ये सब पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है। जस्ट आप इतना ध्यान रखेंगे कि जो साफ सुथरे लोग होते हैं वो जा सकते हैं। अगर इनके खिलाफ ये सब हो चुका है तो वो डीआरसी के पास नहीं जा सकते। अब यहां पे है ना, यहां से प्रोसीजर चालू होता है डीआरसी का। और डीआरसी का प्रोसीजर ये जो दे रखा है ना, ये लॉ में नहीं दे रखा। जो मैं आपको नोटिफिकेशन बता रहा था ना, उस नोटिफिकेशन में दे रखा है, लेकिन आईसीआई ने इसको इंक्लूड किया है अपने सिलेबस में कि डीआरसी के पास में जब आप जाओगे तो प्रोसीजर क्या होगा। तो ये जो प्रोसीजर है कि सबसे पहले वो क्या करेंगे, आप एप्लीकेशन करोगे, उसके बाद वो स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन करेंगे, आपकी एप्लीकेशन को देखेंगे आपकी एप्लीकेशन सही है या नहीं। और तो ये सब, ये जो प्रोसीजर है ये एक नोटिफिकेशन का प्रोसीजर है। और ये नोटिफिकेशन का जो प्रोसीजर है ये 2022 का नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन में जो प्रोसीजर दे रखा था ये लॉ में नहीं दे रखा, ये नोटिफिकेशन का प्रोसीजर है। ये हमारी आईसीआई ने इंक्लूड किया है, तो मैंने भी यहां पे इंक्लूड किया है कि देखो प्रोसीजर अब रहेगा कैसे। तो सबसे पहला यहां प्रोसीजर कैसे रहेगा, सबसे पहले अपन देखें स्क्रीनिंग ऑफ द एप्लीकेशन बाय द डीआरसी। आपने डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के पास में एप्लीकेशन किया, अब डीआरसी क्या करेगा, सबसे पहले एग्जामिनेशन ऑफ द आपकी एप्लीकेशन को डीआरसी एग्जामिन करेगा। तो देखिए क्या दे रखा है, डीआरसी हैज टू एग्जामिन द एप्लीकेशन, वो आपकी एप्लीकेशन को एग्जामिन करेंगे। अपॉन सच एग्जामिनेशन where DRC consider that application should be rejected, it has to be serve a show cause notice as why his application should not be rejected। तो सबसे पहले डीआरसी क्या करेगा, आपकी एप्लीकेशन को एग्जामिन करेगा। एग्जामिन करने के बाद डीआरसी को लगता है कि नहीं यार आपकी एप्लीकेशन तो रिजेक्ट हो जानी चाहिए, तो आपकी एप्लीकेशन को वो रिजेक्ट करने से पहले आपको एक बार शो कॉज नोटिस देंगे और आपसे पूछेंगे कि क्यों आपकी एप्लीकेशन को हम रिजेक्ट ना करें, क्यों हम आपकी एप्लीकेशन है उसको हम रिजेक्ट है वो ना करे करके वैसा आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए, तो प्रोविजन ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा। तो असेसी कैन रिक्वेस्ट फॉर एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, डीआरसी हैज टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी। गाइस ये सब चीजें ऑनलाइन होगी, डीआरसी वाला जो पॉइंट है वो सब ऑनलाइन होगा। तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया गया कि क्यों आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट ना की जाए, आप चाहते हो तो आप उनको बोल सकते हो कि सर हमको जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हमको बोलने की आजादी दी जाए, हम हमारी एप्लीकेशन को एक्सप्लेन करना चाहते हैं। तो आपको वो लोग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे और यहां पे आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद क्या होगा, फर्निशिंग द रेस्पॉन्स टू द शो कॉज नोटिस विद इन द स्पेसिफाइड डेट। वो आपको टाइम देंगे कि भाई 15 दिन में आपको रिप्लाई करना है या 20 दिन में आपको रिप्लाई करना है, तो उतने दिन में आपको रिप्लाई करना है। असेसी हैज टू फर्निश द रेस्पॉन्स टू द शो कॉज नोटिस विद इन द स्पेसिफाइड डेट एंड टाइम और सच एक्सटेंडेड टाइम एज मे बी अलाउड टू द डीआरसी। डीआरसी को आपको रिप्लाई करना है। रिजेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन बाय डीआरसी, डीआरसी आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकता है। तो देखिए यहां पे क्या होगा, आपकी एप्लीकेशन या तो रिजेक्ट हो जाएगी या आपकी एप्लीकेशन एडमिट हो जाएगी। अगर वो रिजेक्ट करते हैं तो क्या करेंगे, देखिए डीआरसी में आफ्टर कंसिडरिंग द रेस्पॉन्स फर्निश्ड बाय द असेसी, असेसी ने जो रेस्पॉन्स दिया,
रिजेक्ट द एप्लीकेशन और अलाउ द एप्लीकेशन, मींस आपकी एप्लीकेशन या तो अलाउ कर देंगे या रिजेक्ट कर देंगे। Where no response is furnished by the assessee, DRC may reject the application. DRC है वो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकता है। In such a case, the assessee may file appeal to the Joint Commissioner appeal or CIT appeal. And period taken by DRC in deciding on the admission has to be excluded from the period available to file such appeal. अब एक बात बताओ, जैसे DRC आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करता है तो आप देखो CIT अपील में जाने का आपके पास पावर था, JC अपील में जाने का पावर था, तो आप JC अपील या CIT अपील में जा सकते। और जितना DRC ने टाइम खाया, मतलब जिस दिन आपने एप्लीकेशन DRC को फाइल की थी और DRC ने जितना रिजेक्ट किया उतना टाइम एक्सटेंड हो जाएगा while calculating the 30 days time limit to file the appeal to the JC अपील और CIT अपील। तो आप जेसी अपील CIT अपील के पास पहले नहीं गए थे, आप डीआरसी के पास गए थे, डीआरसी ने आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट मार दी। तो डीआरसी ने जब आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट मार दी तो आप अब जेसी अपील या CIT अपील के पास जा सकते हैं करके, ठीक है। चलिए तो देखिए अभी तक हमने क्या किया, सबसे पहला पार्ट पढ़ रहे स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन बाय द डीआरसी। डीआरसी क्या करेगा, आपकी एप्लीकेशन की स्क्रीनिंग करेगा। वो सबसे पहले आपकी एप्लीकेशन को देखेगा, अगर उनको लगता है कि एप्लीकेशन को रिजेक्ट करना है तो वो आपको शोकॉज नोटिस भेजेगा, आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा। अगर आपको बोलना है आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अपने केस एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद में जितना टाइम उन्होंने दिया उतने टाइम में आपको रिप्लाई करना पड़ेगा। आपके रिप्लाई के बेसिस पे वो आपका एप्लीकेशन या तो एडमिट कर सकते हैं या फिर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर उन्होंने एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया तो भैया सीधी सी बात है, आप एओ का ऑर्डर था, इंटीमेशन था, आप यहां डीआरसी के पास गए थे, डीआरसी ने एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया तो हम CIT अपील के पास या जेसी अपील के पास जा सकते हैं। और जितना टाइम इन्होंने खराब किया उतना टाइम आपका एक्सटेंड हो जाएगा व्हाइल कैलकुलेटिंग द टाइम लिमिट टू फाइल द अपील टू द जेसी अपील और CIT अपील। आगे क्या दे रखा देखिए, कम्युनिकेशन ऑफ डिसीजन ऑफ द डीआरसी टू द असेसी। असेसी को बताया जाएगा कि तुम्हारी एप्लीकेशन जो है वो अलाउ हुई है या रिजेक्ट हुई है। तो देखिए, डिसीजन ऑफ द डीआरसी अलाउड और रिजेक्टेड हैज टू बी कम्युनिकेटेड टू द असेसी इन हिज रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। आपको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे मिल जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन एडमिट हुई है या फिर रिजेक्ट हुई है। नाउ नेक्स्ट पार्ट, सबमिशन ऑफ द प्रूफ ऑफ विड्रॉल ऑफ अपील और एप्लीकेशन बिफोर डीआरपी। अब एक बात समझना गाइस, अगर यहां पे डीआरसी में आपकी एप्लीकेशन एडमिट हो गई, डीआरसी मतलब डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमिटी में आपकी एप्लीकेशन अगर एडमिट हो गई तो आपको बोलना पड़ेगा कि हम अब CIT अपील में नहीं जाएंगे या जेसी अपील में नहीं जाएंगे या डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पेनल्टी के पास में जो ऑब्जेक्शन फाइल करते थे वो हम नहीं करेंगे। भाई अगर आपकी एप्लीकेशन डीआरसी वालों ने एडमिट कर दी, डीआरसी वालों ने बोला कि चलो आपकी एप्लीकेशन एडमिट, तो फिर आप बोलोगे कि हम CIT अपील या जेसी अपील में नहीं जाएंगे। और अगर मान लो वहां अपील फाइल कर दिया तो वो विड्रॉ कर देंगे, या फिर हमने वहां ऑब्जेक्शन डीआरपी के पास ऑब्जेक्शन किया है तो वो विड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए क्या दे रखा है, सबमिशन ऑफ द प्रूफ ऑफ विड्रॉल ऑफ अपील और एप्लीकेशन बिफोर द डीआरपी within 30 days of the receipt of communication that application is admitted। आपकी एप्लीकेशन यहां एडमिट हो गई है। The assessee is required to submit a proof of withdrawal CIT appeal or withdrawal of application before the dispute resolution panel, if any, to the DRC and convey that there is no aforesaid proceeding pending in his case. If the assessee fails to do so, the DRC may reject the application। तो भैया अगर DRC ने आपकी एप्लीकेशन एडमिट कर दी है तो फिर आपको बोलना पड़ेगा कि हम CIT अपील में नहीं जाएंगे, हम जेसी अपील में नहीं जाएंगे, हम डीआरपी के पास ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे। तो डीआरसी जो है वो आपका अभी आगे फर्दर है, वो काम करना चालू करेगा। अब देखो डीआरसी क्या करेगा, प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द डीआरसी। अब डीआरसी क्या करेगा, सबसे पहले कॉलिंग फॉर द रिकॉर्ड फॉर फर्दर एग्जामिनेशन। आपके केस में वो और भी रिकॉर्ड मंगाएगा अगर उसको देखना है, क्योंकि जो वेरिएशन हुआ था वो वेरिएशन छोटा मोटा वेरिएशन था, एज वेल एज आप असेसी भी छोटे हो। तो डीआरसी क्या करेगा, अब आपसे रिलेटेड रिकॉर्ड मंगाएगा। रिकॉर्ड कहां से मंगाएगा, देखो, कॉलिंग फॉर रिकॉर्ड फॉर फर्दर एग्जामिनेशन। DRC may call for record from the IT authority and report from the AO as it may deemed fit with respect to the issue covered in the application। वो क्या करेगा, DRC बोलेगा AO को, IT authority को कि इससे रिलेटेड रिकॉर्ड हमको लाके दो, इससे रिलेटेड कोई हमको और रिपोर्ट चाहिए तो वो रिपोर्ट लाके दो। AO को बोलेगा इससे असेसी का एक बार हमको काला चिट्टा पूरा बताओ, असेसी कैसा है क्या है, उसकी रिपोर्ट हमको दो। तो ये मंगाएंगे रिकॉर्ड। उसके बाद क्या होगा, कॉलिंग फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। अगर और भी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये इंफॉर्मेशन मंगाएंगे किससे, असेसी से। तो देखो
डीआरसी में बिफोर डिस्पोजिंग ऑफ द एप्लीकेशन कॉल फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द असेसी, असेसी से इंफॉर्मेशन मंगा सकते हैं, और एनी अदर पर्सन बाय सेंडिंग एन ईमेल ऑन हिज रजिस्टर्ड मेल आईडी, उसकी रजिस्टर्ड मेल आईडी पे उसको ईमेल भेज के उससे और इंफॉर्मेशन मंगाई जा सकती है। सबमिशन ऑफ रेस्पॉन्स विद इन द स्पेसिफाइड टाइम लिमिट, assessee has to electrically submit its response to the DRC within the time specified or such time as may be extended by the DRC। DRC ने जितना टाइम दिया है उसमें आपको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। अब DRC अपना डिसीजन दे रहा है। अब देखो DRC अपना डिसीजन है वो कैसे देगा, तो डिसीजन ऑफ द DRC का डिसीजन आ रहा है। DRC क्या करेगा देखना, आफ्टर कंसिडरिंग द मटेरियल अवेलेबल ऑन द रिकॉर्ड DRC में डिसाइड, वो जो 3 जजेस का पैनल था DRC, अब DRC क्या कर रहा है समझने की कोशिश करना करके, ठीक है। DRC क्या कर रहा है, आइदर टू मेक द मॉडिफिकेशन टू द वेरिएशन, वो क्या करेंगे कि मेक द मॉडिफिकेशन टू द वेरिएशन इन द स्पेसिफाइड ऑर्डर विच आर बेनिफिशियल टू द असेसी एंड डिसाइड फॉर द वेवर ऑफ पेनल्टी एंड इम्यूनिटी फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन एंड पास एन ऑर्डर ऑफ रेजोल्यूशन। मींस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमिटी क्या करेगी, आपका वेरिएशन को कम कर देगी। वेरिएशन जैसे एओ ने आपकी इनकम को 9 लाख बढ़ाया था या एओ ने आपकी इनकम को 8 लाख बढ़ाया था, उस वेरिएशन को या तो वो हटा देंगी या वेरिएशन को कम कर देगी। उसके साथ साथ में आपकी पेनल्टी है वो पेनल्टी को वेव कर देंगे। आपको जो प्रोसिक्यूशन अगर जेल हो सकती है उसमें आपको इम्यूनिटी दे देंगे और आपके रिजोल्यूशन का ऑर्डर पास कर देंगे। तो यहां पे समझने की कोशिश करना, मैंने आपको क्या बोला, यहां पे समझने की कोशिश करना कि अगर मान लो आपके केस में यहां पे मेक द मॉडिफिकेशन इन द वेरिएशन, मींस जो एओ ने वेरिएशन किया था उसमें मॉडिफिकेशन करेंगे, मींस उस वेरिएशन को कम कर देंगे। एओ ने जो असेसमेंट में वेरिएशन किया था, इंटीमेशन में वेरिएशन किया था, उसको कम कर देंगे करके, ठीक है। उसके साथ साथ में पेनल्टी में आपको माफी दे देंगे, प्रोसिक्यूशन में आपको माफी दे देंगे और ऐसा ऑर्डर पास करेंगे। दैट इज कॉल्ड योर आपके बेनिफिशियल ऑर्डर हुआ। अब तो देखिए पहला पॉइंट वापस से पढ़ेंगे, डिसीजन कैसे रहेगा। To make the modification to the variation in the specified order which are beneficial to the assessee, assessee के लिए फायदेमंद है, वेरिएशन को कम किया गया है। एंड डिसाइड फॉर वेवर ऑफ पेनल्टी, आपकी पेनल्टी माफ कर दी जाएगी। इम्यूनिटी, इम्यूनिटी का मतलब होता है माफी देना, प्रोसिक्यूशन जेल वगैरह में माफी दे दी जाएगी। एंड पास द ऑर्डर ऑफ द रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन का ऑर्डर पास किया जाएगा। दूसरा समझना, या फिर क्या किया जाएगा, टू नॉट मेक मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन आपकी इनकम में कुछ भी नहीं किया जाएगा। टू नॉट मेक मॉडिफिकेशन टू द वेरिएशन इन द स्पेसिफाइड ऑर्डर, आपका जो एओ ने वेरिएशन किया था उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं किया जाएगा। However, DRC may decide to waive the penalty or grant immunity from the prosecution and pass an order of resolution. Such an order will be treated as order not prejudicial to the interest of assessee. Means एक बात समझना, वो लोग क्या करेंगे, आपकी इनकम तो बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे, लेकिन डीआरसी क्या करेगा, आपका पेनल्टी वेव ऑफ कर देगा, वेव ऑफ पेनल्टी, या फिर आपको जो जेल होने वाला है प्रोसिक्यूशन उसमें वो माफी दे देंगे। तो प्रोसिक्यूशन में माफी दे देंगे, पेनल्टी में माफी दे देंगे, बट आपकी इनकम चेंज नहीं करेंगे। और ये ऑर्डर जो पास हुआ ना, दिस ऑर्डर विल नॉट बी ट्रीटेड एज ऑर्डर हार्मफुल फॉर द असेसी। इस ऑर्डर को असेसी के लिए हार्मफुल नहीं माना जाएगा। इस ऑर्डर को गाइस असेसी के लिए हार्मफुल नहीं माना जाएगा। असेसी ऐसा नहीं बोलेगा मेरा इनकम तो कुछ चेंज हुआ ही नहीं, सिर्फ आपने तो पेनल्टी में ही मुझे माफी दी है, या सिर्फ जेल नहीं होगी ये बोला है और मैं तो खुश नहीं हूं। क्या आपके लिए ये हार्मफुल ऑर्डर है? आंसर इज नो, दिस ऑर्डर विल नॉट बी ट्रीटेड एज हार्मफुल फॉर द असेसी। तीसरा क्या होगा, या फिर टू नॉट मेक एनी मॉडिफिकेशन इन द स्पेसिफाइड ऑर्डर, स्पेसिफाइड ऑर्डर में कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं किया, एंड पास एन ऑर्डर डिस्पोजिंग ऑफ द एप्लीकेशन, वो डिस्पोजिंग ऑफ द एप्लीकेशन कर देंगे, डिस्पोजिंग ऑफ द एप्लीकेशन कर देंगे। सच एन ऑर्डर विल बी ट्रीटेड एज नॉट प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ असेसी, मतलब कुछ भी चेंज नहीं किया उन्होंने, ना तो आपकी वेरिएशन में चेंज किया, ना आपको पेनल्टी में कुछ माफी दी, ना आपने प्रोसिक्यूशन में कुछ माफी दी, बट ये ऑर्डर भी असेसी के लिए हार्मफुल नहीं माना जाएगा। ये ऑर्डर तो बिल्कुल ही हार्मफुल है करके, ठीक है, तो भी हार्मफुल नहीं माना जाएगा। मींस उन्होंने आपकी हेल्प करने से मना कर दिया। यहां पे आपकी हेल्प करने से उन्होंने क्या कर दिया, मना कर दिया। तो देखो क्या कैसे ऑर्डर पास कर सकता है डीआरसी, 3 तरह के ऑर्डर पास कर सकता है। पहली चीज तो आपकी वेरिएशन था, वेरिएशन को मॉडिफाई किया जाएगा, मींस इनकम को कम किया जाएगा। जितना एओ ने वेरिएशन किया था, हो सकता है पूरा वेरिएशन को हटा दे या वेरिएशन में चेंज कर दे।
साथ में पेनल्टी में भी माफी दी जाएगी, प्रोसिक्यूशन में भी माफी दी जाएगी। ये तो तीनों हाथ में लड्डू दे दिए। दूसरा, वेरिएशन में कुछ चेंज नहीं किया जाएगा, बट आपको पेनल्टी और जेल में माफी दे दी जाएगी, इसमें 2 हाथ में लड्डू दिए। तीसरा, कुछ भी नहीं करेंगे, मींस ऑर्डर पास कर देंगे, डिस्पोज ऑफ कर देंगे, कुछ भी वेरिएशन में जो चेंज नहीं करेंगे, नॉट एनी मॉडिफिकेशन, कुछ भी मॉडिफाई नहीं करेंगे। तो ये भी ऑर्डर आपके लिए हार्मफुल नहीं माना जाएगा करके, ठीक है। और ये ऑर्डर कब तक पास करेंगे पता है? विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच एप्लीकेशन इज एडमिटेड बाय द डीआरसी। डीआरसी ने जब एप्लीकेशन एडमिट किया था उस मंथ के एंड से, विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द एप्लीकेशन इज एडमिटेड बाय द डीआरसी, डीआरसी ने एप्लीकेशन जिस मंथ में एडमिट किया था उस मंथ के एंड से 6 महीने के अंदर अंदर जो है, 6 महीने के अंदर अंदर है, वो क्या करेंगे? अपना ऑर्डर पास कर देंगे। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। अब ऑर्डर पास करने के बाद होगा क्या? तो देखो, सर्विंग कॉपी ऑफ ऑर्डर टू द एओ एंड एसएससी। एओ को ऑर्डर भेजेंगे, एसएससी को ऑर्डर भेजेंगे। डीआरसी हैज टू सर्व अ कॉपी ऑफ ऑर्डर ऑफ रेजोल्यूशन और ऑर्डर डिस्पोजिंग ऑफ द एप्लीकेशन टू द एसएससी एंड ऑल्सो द एओ टू गिविंग इफेक्ट ऑफ द सेम। एओ को भी भेजा जाएगा ना कि भाई उसमें इफेक्ट दे। मान ले यहां पे डीआरसी ने आपकी इनकम कम की तो एओ अपने असेसमेंट ऑर्डर को चेंज करेगा और एओ को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। अब यहां पे समझना, नो अपील और नो रेफरेंस विल लाई अगेंस्ट द मॉडिफाइड ऑर्डर। अब एक बात समझना, वेयर द स्पेसिफाइड ऑर्डर इज एन ऑर्डर ऑफ एलिजिबल एसएससी अंडर सेक्शन 144C सबसेक्शन 1, मींस स्पेसिफाइड ऑर्डर आपका ड्राफ्ट ऑर्डर था, एसएससी विल नॉट बी एलिजिबल टू फाइल एनी रेफरेंस टू द डीआरपी और अपील टू सीआईटी अपील अगेंस्ट द मॉडिफाइड ऑर्डर। अब एक बात बताओ, एओ जो ऑर्डर पास करेगा इसके अगेंस्ट में आप कहीं पे भी अपील में नहीं जा सकते। मतलब आप डीआरसी के पास गए, डीआरसी ने जो है वो डीआरसी ने क्या किया? डीआरसी ने अपना ऑर्डर पास किया, उसका इफेक्ट है वो एओ ने दिया अपने असेसमेंट ऑर्डर में, उसके अगेंस्ट में आप कहीं पे भी अपील में नहीं जा सकते। ना तो आप यहां सीआईटी अपील में जा पाओगे, एज वेल एज ना ही आप यहां पे जो कोई डीआरपी में अब आप नहीं जा सकते, क्योंकि आप ऑलरेडी डीआरसी में जा चुके थे। डीआरसी ने ऑर्डर दिया, डीआरसी के ऑर्डर से एओ ने क्या किया? आपका ऑर्डर मॉडिफाई किया, उसके अगेंस्ट में आप कहीं पे भी अपील में नहीं जा सकते। अब आप समझना, सर्विंग कॉपी ऑफ मॉडिफाइड ऑर्डर टू द एसएससी। एसएससी को अब एओ क्या करेगा? मॉडिफाइड ऑर्डर देगा, क्योंकि यहां आप डीआरसी में गए थे, डीआरसी वालों ने ऑर्डर पास किया, हो सकता है उसमें कुछ वेरिएशन को उन्होंने हटा दिया, तो उसकी वजह से आपका असेसमेंट ऑर्डर है वो असेसमेंट ऑर्डर चेंज हुआ, उसको बोलेंगे मॉडिफाइड ऑर्डर। तो यहां पे AO has to serve a copy of modified order along with the notice of demand upon the assessee specifying the date of making of payment of demand and no appeal or revision would lie against the modified order। एक बात समझना, ये modified order के अगेंस्ट में आप कहीं भी अपील में नहीं जा सकते, आप कहीं भी अपील में नहीं जा सकते, आप अपील में वगैरह नहीं जा सकते इसके अगेंस्ट में। और वो मॉडिफाइड ऑर्डर में अगर मान लो आपका कोई टैक्स बनता है, पेनल्टी बनता है, डिमांड बनता है, तो वो आपको पे करना रहेगा, वो मॉडिफाइड ऑर्डर में लिखा होगा। नेक्स्ट पार्ट, असेसी टू फर्निश द प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ डिमांड। असेसी जो है वो क्या करेगा? पेमेंट करेगा और उसका प्रूफ है वो ले जाके और एओ को देगा, और एओ को देगा और बोलेगा करके, ठीक है, डीआरसी को देगा, एओ को देगा कि मैं टैक्स भर के आ गया। जो आपने बोला ना वेरिएशन उन्होंने हो सकता है थोड़ा बहुत कम कर दिया था और बोला था चलो इतना टैक्स भर दो आप, तो आपने टैक्स भर दिया तो उसका प्रूफ ले जाके उनको देना पड़ेगा। Assessee has to furnish the proof of payment of the demand to the DRC and also to the assessing officer। Now जैसे ही आपने टैक्स वगैरह जो उन्होंने बोला था उतना आपने भर दिया, तो उसके बाद ग्रांट ऑफ इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन एंड वेवर ऑफ पेनल्टी, वो क्या करेंगे? DRC shall on receipt of confirmation of payment of demand by an order in writing grant immunity from prosecution। आपको प्रोसिक्यूशन जेल नहीं होगी, उसमें इम्यूनिटी दे दी जाएगी। एज वेल आपकी पेनल्टी है वो पेनल्टी आपको नहीं लगेगी, वो माफ कर दी जाएगी। उसके बाद अब एक बात समझना, टर्मिनेशन ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसीडिंग। आपकी जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसीडिंग चल रही थी वो टर्मिनेट हो जाएगी। टर्मिनेट हो जाएगी मतलब खत्म हो जाएगी। कब? 3-4 केसेस में। पहला, डीआरसी में एट एनी स्टेज आफ्टर गिविंग, मतलब आपका रिलेशनशिप चल रहा था, उस रिलेशनशिप में ब्रेकअप आ रहा है, देखो कब आएगा? आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, डीआरसी में एट एनी स्टेज डिसाइड टू टर्मिनेट द डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसीडिंग। कब करेंगे? असेसी फेल्स टू कोऑपरेट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसीडिंग। असेसी कोऑपरेट नहीं कर रहा है, ठीक है, डीआरसी प्रोसीडिंग में वो कोऑपरेट नहीं कर रहा है। या फिर असेसी फेल्स टू रेस्पॉन्ड टू और सबमिट एनी इंफॉर्मेशन इन रेस्पॉन्स टू नोटिस इशूड बाय हिम। असेसी को जो नोटिस इशूड हुआ था उसका वो रिप्लाई नहीं कर रहा है करके।
या फिर डीआरसी सेटिस्फाइड दैट एसएससी हैज कंसील्ड एनी पर्टिकुलर मटेरियल और गिवन द फॉल्स एविडेंस। डीआरसी को पता चल जाता है कि एसएससी जो है वो कंसील्ड किया है कोई पर्टिकुलर मटेरियल को, या एविडेंसेस फॉल्स दिए है उसने, या एसएससी फेल्स टू पे डिमांड एज रिक्वायर्ड इन द नोटिस ऑफ डिमांड। भाई उसका वेरिएशन थोड़ा बहुत कम किया था, या वेरिएशन कम नहीं किया लेकिन उसको पेनल्टी प्रोसिक्यूशन में माफी दी थी, तो उसको वेरिएशन से के हिसाब से जो उसको टैक्स बनता था वो डिमांड उसने पे नहीं किया है। तो उस पर्टिकुलर केस में जो डीआरसी के साथ में आपका जो प्रोसीडिंग चल रहा था, जो आपका लव मैटर चल रहा था, जो रिलेशन चल रहा था, वो वहीं पे आपका क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। 4 केसेस में, एक तो एसएससी है वो कोऑपरेट नहीं कर रहा है, दूसरा एसएससी को बोला था रेस्पॉन्ड करने का, इंफॉर्मेशन देने का, एसएससी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है। तीसरा, अगर डीआरसी को लगता है कि उसने कोई मटेरियल है वो कंसील किया है, फॉल्स एविडेंसेस दिए है, या चौथा, उसको जो बोला था कि डिमांड पे करने का, उसने डिमांड पे नहीं किया है। वेयर the dispute resolution proceeding has terminated, the DRC has to intimate IT authority for taking necessary action as per the provision of the act। DRC इनकम टैक्स वालों को बोल देंगे कि भैया एसएससी है वो बड़ा ही खराब एसएससी है करके, ठीक है, इसके साथ में जो आपको करना है वो अब आप देखते रहिए, हमको इसके बारे में देखने की जरूरत नहीं है। अब इनके पास पावर क्या है, तो देखिए, पावर टू रिड्यूस द वेव पेनल्टी और इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन अंडर बोथ इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो देखिए ये क्या कर सकते हैं, पेनल्टी में माफी दे सकते हैं, एज वेल एज आपके प्रोसिक्यूशन जो जेल होती है उसमें भी माफी दे सकते हैं, या दोनों में दे सकते हैं अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। कंडीशन फॉर ग्रांट ऑफ वेवर ऑफ पेनल्टी और इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, ये कब देंगे, डीआरसी अपॉन रिसिप्ट ऑफ कंफर्मेशन फ्रॉम द एसएससी फॉर पेमेंट ऑफ डिमांड। अगर आपने जो डिमांड है वो पे कर दिया है। should grant waiver of penalty imposable or immunity from the prosecution or both if it is satisfied that such person has paid the tax due on the return income in the full if available। उसके जो रिटर्न इनकम था उस पे एटलीस्ट उसने टैक्स भर दिया था, और कोऑपरेटेड विद द डीआरसी इन द प्रोसीडिंग बिफोर इट, उनके साथ में उसने कोऑपरेट किया है, तो उनके पास पावर है कि आपको पेनल्टी में इम्यूनिटी दे देंगे, एज वेल एज जो आपकी जेल होने वाली है उसमें भी इम्यूनिटी दे देंगे। But no immunity if prosecution proceeding were initiated before the date of receipt of application। But अगर मान लो आपके वो जेल होने वाली है, उसकी प्रोसिक्यूशन की जो प्रोसीडिंग है वो ऑलरेडी पहले ही चालू हो गई है, एप्लीकेशन डीआरसी के पास आने से पहले ही आपकी जेल की प्रोसीडिंग चालू हो चुकी है, तो फिर उसमें इम्यूनिटी ये लोग नहीं दे सकते। अब एक बात समझना, आगे जाके ये आपकी इम्यूनिटी विड्रॉ भी कर सकते हैं। ये विड्रॉ कब कर सकते हैं, देखिए, If such person fails to comply with any of the conditions subject to which immunity was granted। आपको इम्यूनिटी मतलब जो माफी जो दी थी उसमें जो कंडीशन थी, वो कंडीशन को अगर आपने फुलफिल नहीं किया तो वो इम्यूनिटी को ये लोग विड्रॉ भी कर सकते हैं। एंड ऑन सच विड्रॉल द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 वुड अप्लाई एप द सच इम्यूनिटी और वेवर हैज नेवर बीन ग्रांटेड। कभी भी आपको इम्यूनिटी दिया ही नहीं था, यही माना जाएगा। अब एक बात समझो, जैसे ही डीआरसी का ऑर्डर आता है, वो डीआरसी के ऑर्डर की वजह से अब एओ को अपना ऑर्डर है वो वापस से पास करना पड़ेगा, मींस मॉडिफाइड ऑर्डर पास करना पड़ेगा, जैसे ऊपर बोल रहे थे। तो वो एओ कब तक मॉडिफाइड ऑर्डर पास करेगा, तो ये देखना, इफेक्ट ऑफ डीआरसी ऑर्डर बाय द एओ अपॉन रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ द डीआरसी द एओ शैल, एओ क्या करेगा, इन केस वेयर द स्पेसिफाइड ऑर्डर इज अ ड्राफ्ट ऑर्डर। अगर मान लो वो ड्राफ्ट ऑर्डर है, वो नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी वो ड्राफ्ट ऑर्डर है, तो उसके लिए वो क्या करेगा, आपका असेसमेंट, रीअसेसमेंट या रिकम्प्यूटेशन का ऑर्डर पास करेगा, और एज वेल एज अगर कोई जो फाइनल ऑर्डर था वो फाइनल ऑर्डर को वो क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा, असेसमेंट, रीअसेसमेंट या रिकम्प्यूटेशन के ऑर्डर को मॉडिफाई करेगा। लेकिन कब तक करेगा, in conformity with the direction contained in the order of the DRC within 1 month from the end of the month in which such order is received। तो जैसे ही डीआरसी का ऑर्डर मिला उस मंथ के एंड से 1 महीने के अंदर अंदर एओ अपने ऑर्डर को मॉडिफाई कर लेगा और मॉडिफाई करके और एसएससी को भेज देगा करके, दिस इज कॉल्ड मॉडिफाइड ऑर्डर। बट मॉडिफाइड ऑर्डर के अगेंस्ट में आप कहीं पे भी अपील में नहीं जा सकते हैं। दिस इज वन प्रोसीजर ऑफ द डीआरसी। देखो थियोरेटिकल टॉपिक, आई कांट डू मच इन दिस इज बिकॉज दिस प्रोसीजरल पार्ट इज गिवन एंड ये कोई लॉ नहीं है, इन्होंने नोटिफिकेशन में जो प्रोसीजर दे रखा है वो प्रोसीजर एज इट इज आईसीआई ने अपनी बुक में समाहित किया है, तो मेरे को वहां से ये लेना पड़ेगा। अब आपको क्या करना है, मैं आपको ब्रेक दूंगा, उस ब्रेक में इस टॉपिक के 3 क्वेश्चन दे रखे आईसीआई ने, वो तीनों क्वेश्चन आपको ढंग से देखने हैं, करके जाना है। एग्जाम में हो सकता है एक आधा क्वेश्चन एज इट इज उठ के आ सकता है। तो चलिए अपन एक काम करते हैं, कंपाइलर में डीआरसी टॉपिक के 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। अब ये 3 टॉपिक क्वेश्चन जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 3 में मिसप्रिंट है, वो एक बार चेंज करो ना प्लीज। एक बार क्वेश्चन नंबर 3 में एक मिसप्रिंट है, वो एक बार चेंज करो ना, जिसकी बुक में अगर ये प्रिंट नहीं हुआ। स्टार्टिंग ये है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर आई थिंक 70 हो सकता है। देखिए
गौरव नहीं, इसके अगेंस्ट में आप कहीं अपील में नहीं जा सकते। नहीं आदित्य नहीं, वेटेज मैंने बोला 2-3 मार्क्स का आ सकता है। चलिए आप यहां पे लिखिए सबसे पहले पेज नंबर आपकी बुक में 70, उसमें स्टार्ट में लिखिए, एक थोड़ा लिखना रह गया है, लिखिए मिस्टर विजय फर्निश हिज रिटर्न, मिस्टर विजय फर्निश हिज रिटर्न, मिस्टर विजय फर्निश हिज रिटर्न and declared total income of rupees 28 lakh. Mr. Vijay furnished his return and declared total income of rupees 28 lakh. Mr. Vijay furnished his return and declared total income of rupees 28 lakh. Mr. Vijay furnished his return and declared total income of rupees 28 lakh. क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। चलिए तो मैं बताऊं, यहां 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, बड़े सिंपल से क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चन आपको लगेगा अरे सर ये तीनों आपने आईसीए के स्टडी मैट के क्वेश्चन है, और 3 क्वेश्चन कौन कौन से मैं 2 मिनट में करा दूंगा। पहला, व्हाट इज द नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी, इसकी नीड क्या थी। कैन द एसएससी मेक एन एप्लीकेशन बिफोर डीआरसी अगेंस्ट द ऑर्डर विच इज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द फॉरेन कंट्री, अगर फॉरेन कंट्री से जो इंफॉर्मेशन मिली थी उसके बेस पे अगर ऑर्डर पास हुआ, क्या उसके अगेंस्ट में आप डीआरसी में जा सकते हो। देखो इसकी नीड तो ये थी कि छोटे छोटे मैटर पे पहले ही डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर दिया जाए, तो उसके लिए उन्होंने एक 1 अप्रैल 2021 से न्यू स्कीम लेके आए डीआरसी का। और दूसरी चीज ये है कि अगर आपको फॉरेन कंट्री से इंफॉर्मेशन मिला था, उसके बेसिस पे ऑर्डर पास हुआ है, उसके अगेंस्ट में डीआरसी में आप नहीं जा सकते करके, ठीक है। रेड केसेस में नहीं जा सकते, सर्वे के केसेस में नहीं जा सकते, और फॉरेन कंट्री से जो इंफॉर्मेशन मिला था उसके केसेस में नहीं जा सकते। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये बोलता है करके, ठीक है, देखिए, Can an assessee opt for dispute resolution before DRC if prosecution for any offense punishable under the provision of Indian Penal Code has been instituted against him and has been convicted in respect of same under that act? अगर इंडियन पेनल कोड में अगर उसका कोई भी कन्विक्टेड हो चुका है तो क्या वो डीआरसी के पास जा सकता है? नहीं जा सकता। अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वो डीआरसी के पास में नहीं जा सकता। और तीसरा क्वेश्चन है, ये लगता है मुझे कि एग्जाम में आ सकता है, इसमें एक एसएससी के एक सिनेरियो दे रखा है कि एक विजय करके एक बंदा है और उसका जो इनकम है वो 28 लाख रुपए है रिटर्न के हिसाब से। एओ ने उसकी इनकम को 5 लाख रुपया बढ़ा दिया, और 5 लाख रुपया बढ़ा दिया, और 5 लाख रुपया बढ़ाने के बाद में वो एओ के ऑर्डर से अग्रीव्ड है, और वो सीआईटी अपील में या जॉइंट कमिश्नर अपील में नहीं जाता है, तो क्या वो डीआरसी के पास जा सकता है? आंसर इज यस, वो जा सकता है, बिकॉज कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, उसका असेसमेंट ऑर्डर है, उसकी इनकम 50 लाख से ज्यादा नहीं है, उसका वेरिएशन 10 लाख से ज्यादा नहीं है, तो वो डीआरसी के पास जा सकता है। दूसरे क्वेश्चन में वो पूछेंगे कि अगर मान लो इन्फॉर्मेशन फॉरेन कंट्री से मिली थी, उसके बेसिस पे ऑर्डर पास हुआ था, तो वो डीआरसी के पास नहीं जा सकता। तो ये तीनों क्वेश्चन का आप अच्छे से स्क्रीनिंग कर लीजिए, अच्छे से तीनों क्वेश्चन के आंसर है वो आप ढंग से पढ़ लीजिए। हो सकता है एग्जाम में एक आधा क्वेश्चन इन तीनों में से ही आपके एग्जाम में बैठ जाए करके, ठीक है। चलिए अभी के लिए इतना बहुत है, आराम से 10-15 मिनट का ब्रेक लीजिए, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। 15 मिनट का ब्रेक, चलो ठीक है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के तीनों क्वेश्चन आप पढ़ लोगे, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे।